Okay, honest students, am I audible? Yes, honest students. आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग ऑल। आई थिंक लास्ट सेशन में हम गुड आफ्टरनून कहते थे ना, तो टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ दी सम फ्री स्लॉट्स वाज देयर एंड अभी जिस तरीके से माहौल है, दोपहर का टाइम वैसे भी अच्छा नहीं है। ओके, सो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइमिंग हमने सुबह का ही कर दिया, जो 11:30 बजे से 1:30 बजे तक है, राइट। तो 1:30 बजे तक तुम लोग फ्री भी हो जाते हो और उसके बाद का जो टाइमिंग है तुम्हारे लिए जो रिविजन एंड ऑल से उसके लिए भी काम आएगा फिर गेटिंग। और इतना जल्दी भी नहीं है, 11:30 बजे। ओके, राइट। तो हाँ, प्रायोरिटाइजेशन मैंने डिसाइड करने के लिए कहा था। आई होप कि तुम लोगों की प्रायोरिटी अभी कोर्स ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से मुझे आज का काउंट दिख रहा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये काउंट मंडे को क्यों कम हो रहा है। बेसिकली लोग ऐसे होते हैं कि मंडे को तो हमें जाना है, राइट। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि नहीं, मंडे रहने देते हैं, ट्यूसडे हो जाते हैं। अभी आज का काउंट देखो, ऑनलाइन पे भी दिख रहा है, बहुत कम है। कल का काउंट देखना, कल ज्यादा स्टूडेंट्स आना फिर से चालू कर देंगे। ओके। हाँ, यहाँ पर भी कमी है। ठीक है। लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? कौन से ऑपरेटर्स देखे थे? Okay, so from the starting, okay, suppose like example, I'm just asking the same question into the interview or into the mock. So explain me the operators available in Python. So first understand, okay, that what I am talking about. क्योंकि इसकी दिस इज द लेंथ दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि तुम लोग फ्लो में लेंदी क्वेश्चन का आंसर धीरे 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 करके वो सब कुछ कंसिस्टेंटली कंप्लीट कर सकते हो, यानी उसके लिए मतलब उसमें तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स वाला पार्ट तो देखा ही जाएगा, कंसिस्टेंसी देखी जाएगी, खुद का कॉन्फिडेंस भी देखा जाएगा। इसीलिए दिस क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के लिए सबसे ज्यादा होते हैं। कॉन्फिडेंस कम है तो पहले ही दो चार सेंटेंस देखिए वहीं पे स्टॉप हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। तो हमें पूरे के पूरे सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर, मतलब कि जितना भी हमारा फ्लो है, जितने भी ऑपरेटर्स है, सभी के सभी आंसर आने चाहिए। ये लेंदिस क्वेश्चन याद रखना। बहुत सारे है लेंदिस क्वेश्चन जहाँ पे हमें बहुत बड़े कॉन्सेप्ट पे एक्सप्लेन करना पड़ता है। ओके, दिस इज वन ऑफ दैट। डेटा टाइप भी मैंने कहा था, डेटा टाइप भी थोड़ा सा वैसा ही है, लेकिन ऑपरेटर बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑपरेटर्स ही कितने सारे, कितने टोटल मैंने कितने बताए थे? 6 बताए होंगे ना। और मैंने एक बिट वाइज ऑपरेटर जो मैंने कहा था तुम लोगों को कि यस वी आर गोइंग टू टेक दैट इनटू द आंसर टू। अभी क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं? क्योंकि जो अभी तक मैंने बताया है दैट इज एक्चुअली वी आर गोइंग टू डू, इसको ही हम यूज भी करने वाले हैं। बट मैंने अगर बिट वाइज ऑपरेटर बता दिया ना, तो सभी के सभी बिट वाइज ऑपरेटर पे, मतलब सभी के सभी ऑपरेटर पे कंफ्यूजन होने चालू हो गया। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट इनटू द रियल सेशन। बट वो जो ऑपरेटर होगा हमने आंसर तुम्हें कंप्लीट करना। ओके, आई होप ये क्लियर है तुम लोगों को। हाँ, अगर तुम लोग इंसिस्ट कर रहे हो कि नहीं सर क्लास में ही ले लो, देन इट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, लेकिन फिर ये मत बोलना सर कंफ्यूजन हो रहा है। नैन से तो मैं इसी वजह से ले रहा हूँ क्योंकि नैन से तो वाला वो जो पार्ट होता है जिसमें मैं वो मतलब कि एक्सप्लेन करूंगा मैं, या वी हैव द को ट्रेनर ऑल्सो प्रदीप सर। तो प्रदीप सर जब वो एक्सप्लेन कर देंगे, या प्रदीप सर और मी जब वो लेंगे, दैट इज की ठीक है, 50% भी समझ में आ गया, देन इट इज फाइन। नाउ दिस इज ऑन यू कि तुम्हें उसको याद रखना है या नहीं रखना है, स्किप करना है। समटाइम ऐसे करते हो ना कि कॉलेज में ऐसे होता है, देखो एक चैप्टर ऐसे होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, आता 2 मार्क के लिए, तो तुम लोग इग्नोर कर देते हो, राइट। वैसा है, हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बाकी लोगों के लिए कंफ्यूजन ना हो। गेटिंग? सो देयर विल बी सम 6 ऑपरेटर्स एंड दैट इजी तो है, मैं ऐसे कहूंगा, लेकिन कुछ लोगों को वो कंफ्यूजिंग होता है।
जो स्टार्टिंग में ऐसे सीखना चालू करते हैं। पहले तो उनको बिटवाइज ऑपरेशंस बताने पड़ते हैं, बिटवाइज ऑपरेशन बताने के बाद उनको वो वर्क ऑन करना पड़ता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। गेटिंग क्लियर है? 9 से तुम्हें कंप्लीट करेंगे। गेटिंग मतलब कि इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड वाला पार्ट जो होता है, या जो भी हम एक्स्ट्रा 9 से तुम्हें दे रहे थे, उसमें हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। आई थिंक दिस वीक में तुम्हारे पास, तुम्हारे होगी 9 से तो। इस वीक में अभी कुछ टाइम टेबल में नहीं मेंशन हुआ था ना, या आया है कुछ? कब है? थर्सडे एंड फ्राइडे, ओके। सो कितने बजे हो? 3 to 5? तो प्रदीप सर, हाँ ऑनलाइन ही होता है 9 से तो प्रदीप सर लेंगे। ठीक है। आई हैव सेशन एट द सेम टाइम। ओके। तो प्रदीप सर विल गोइंग टू टेक द 9 से तो। ठीक है, उसमें कुछ अगर कंफ्यूजन होगा तो वहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हो, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। ओके। हाँ, एक बात याद रखना 9 से का, 9 से तो ऑनलाइन पे लिया जा रहा है, और तुम लोगों ने अगर रिस्पॉन्स नहीं दिए, या तुम लोग अगर ज्वाइन नहीं हुए, ऐसा हमें अगर लगा, क्योंकि ऑनलाइन पे ही ज्यादा लोगों को लगता है कि सेशन इज दी सीरियसनेस, ये करेंगे तो दैट्स इट, हमें फिर न्याय से तो वगैरह करने की जरूरत नहीं है, 3 से 5 का टाइम मैं सोने के लिए यूज करूंगा, ऐसा अगर कर रहे हो तो हम तुम्हारे न्याय से तो बंद कर देंगे। मतलब अगर हमें लगा एक स्टूडेंट इतने आते हैं, उसमें से 2-3 ही आ रहे हैं, उन 2-3 लोगों के लिए मैं अलग से नैन दे दूंगा, नैन से तो स्टॉप कर देंगे। अगर आप नहीं चाहते कि ये सपोर्ट्स हम निकालें, गेटिंग, तो तुम लोगों को, सभी लोगों को ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। और अगर तुम नैन से तुम्हें ज्वाइन नहीं हो रहे हो, तो सेशन में भी ज्वाइन करने के लिए ऑब्वियसली मैं अलाउ नहीं करूंगा। बीच बीच में एक आध सेशन में सीधा रिमूव करना चालू कर दूंगा मैं। क्या रखना, गेटिंग, डिसिप्लिन रहना चाहिए। रूल मतलब कि जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करने चाहिए क्या? नहीं। मैं सीधा कह रहा हूँ, मैं खुद फॉलो नहीं करता रूल्स को। तो रूल्स बनाए होते तोड़ने के लिए। हाँ, लेकिन डिसिप्लिन रहना चाहिए क्या? हाँ। उस पे कभी भी हेसिटेशन किया, कभी भी ऑप्शन नहीं ढूंढना चाहिए डिसिप्लिन के लिए। गेटिंग, डिसिप्लिन पर्सन वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, रूल वगैरह वाला ऐसा ऐसा नहीं चाहिए वो। मिलिट्री वाले जैसे होते हैं ना कुछ, बाहर भी जा रहे हो तो उस तरीके से उनको ऑरा दिखता है, वो थोड़ा सा लाइक मिलिट्री टाइप एंड ऑल। तो वो थोड़ा सा वो रूल वाइज होते हैं। उनके डिसिप्लिन तो होती है, लेकिन वो रूल वाइज थोड़े से ज्यादा होते हैं। लेकिन इसको गलत है क्या? नहीं, उनके हिसाब से बराबर है, क्योंकि मिलिट्री में है भाई, उतना तो बनता है। तो उनको दिखने चाहिए थोड़े से अलग से। हाँ, लेकिन अब हम वैसा करेंगे तो थोड़ा सा अलग लगेगा। मतलब मैंने बताया तुम लोग को आइडेंटिटी कार्ड इज कंपलसरी, गेटिंग। हाँ, लेकिन तुम कॉलेज होने मतलब कि क्लास होने के बाहर भी, फिर आदित्य सेंटर के बाहर भी अगर आइडेंटिटी कार्ड या घर पे बैठे हो, पहन के, और लगता है। ठीक है, रूल्स वैसे वाली चीज है कि आइडेंटिटी कार्ड पहनना चाहिए, पहनना चाहिए मतलब कब पहनना चाहिए, कहाँ पर, दैट इज द डिसिप्लिन। हाँ, थिंक कि वो रूल्स के हिसाब से अप्लाई नहीं करना चाहिए। ओके। तो आ जाते हैं फिर अपने आज वाले पॉइंट पे, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेशन होगा फिर आज का। ओके। क्यों? क्योंकि मैंने तुम लोग को ऑलरेडी कुछ एक आध दूसरे क्वेश्चंस कंप्लीट करके दिए थे, मैंने एडिशन का कंप्लीट करके दिया था तुम लोग को। ठीक है। लेकिन अभी हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग सॉल्विंग देखेंगे, तो हम फर्स्ट असाइनमेंट और सेकंड असाइनमेंट में से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो कंप्लीट कर लेंगे यहीं पे। तो आज का डे पूरा का पूरा फॉर दी असाइनमेंट। ठीक है, और फिर कल मैं अनदर टॉपिक चालू करूंगा। आई थिंक कल होगा ना तुम्हारा टॉपिक, सेशन ही है ना कल? हाँ, और वो कुछ समन्वय ऐसा कुछ आएगा शेड्यूल में? अगले वीक है। रिफंड डेट क्या है तुम्हारी? 13 ना? मतलब ये वीक है ना पूरा हमारे पास। ऑनलाइन पे भी, हाँ, जिन लोगों को सीखना है अभी सीख लो। गेटिंग, तो उतना टाइम है जिन लोग मतलब डेमोस्ट्रेशन वालों के भी, मैं उन लोगों को वही इतना ही प्रेफर करता हूँ जितना जिन लोगों ने बैच में एनरोल किया। हाँ, थिंग इज कि फिर वो कुछ अनडिसिप्लिन रहेंगे ना, तो फिर मैं रिमूव करना चालू कर देता। मेरे को लगा कभी आते कभी नहीं आते, बीच बीच में आते तो थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन पूछना चालू कर देते। मेरे को लगा वो फेक आईडी है। एग्जाम्पल लाइक, फेक स्टूडेंट्स आते हैं हमारे यहाँ बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आते हैं, मेरे को डाउट आया है, सीधा रिमूव करना चालू करूंगा। हाँ, वो फिर रेज करेगा, जेन्युइन होगा तो रेज करेगा। कहाँ पे रेज करना है? हमें मोबाइल नंबर पे कनेक्ट करो। ईमेल आईडी तो ऐसी भी फेक बनाई जाएगी। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये होता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट करना चालू कर जाते हैं सेशंस में। सो वी डोंट वांट दैट पार्ट। क्यों? क्योंकि उस पर हमें कुछ कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी ना फंसते बैठना है। अपना सेशन एंड ऑल ये सब करते बैठते हैं। ठीक है। गेटिंग, ऑनलाइन पे भी मेरे को ऐसा लगा ना कोई अगर फेक वगैरह है, तो मैं सीधा बोलूंगा भाई मेरे पास एक नंबर है, उसको पहले रीच आउट कर तेरा डाउट बता।
वैसे मैं फेक के लिए नहीं, तुम लोगों के लिए बोलता हूँ मोस्टली। मेरे को लगा कि नहीं डाउट है तो ये मेरे मोबाइल नंबर पे कनेक्ट करो। ठीक है, तो मैं करूंगा। अगर तुम लोग करोगे कनेक्ट, वापस रिप्लाई वहां पे कनेक्ट करोगे मुझे, तो देन इट इज फाइन कि हाँ मैं जेन्युइन है स्टूडेंट कह सकता हूँ। कनेक्ट नहीं करो तो वी कैन से दैट कि यार ये फेक है। सीधा सीधा गेटिंग एवरीवन। आई होप कि इसमें किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। जेन्युइन हो तो कनेक्ट करने में क्या इशू है। गेटिंग समझ में आ रहा है? हम्म। तो मैं रिमूव करना चालू कर दूंगा। मेरे को अगर लगा ना कोई फेक है तो मैं ऑब्वियसली मैं एक चांस दूंगा फिर भी, कि अगर जेन्युइनली फिर से बिहेव करो ऐसा। गेटिंग। लास्ट समय किया था हमने बहुत सारे लोगों को बैन। यहाँ पर भी कर देंगे फिर वापस। हाँ, तो क्वेश्चंस तुम लोगों ने ट्राई किए असाइनमेंट के बहुत सारे। कितने वो फर्स्ट एंड सेकंड असाइनमेंट पूरी कंप्लीट की? फर्स्ट कंप्लीट हो गई, सेकंड दोनों कंप्लीट हो गए, ये बढ़िया है। जिन लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंप्लीट हो गए वो क्या करते बैठेंगे आज? तो तुम लोगों ने मतलब क्वेश्चन ऑब्वियसली मैं पूछूंगा, तुम लोगों ने क्या किया? सीधा प्रोग्रामिंग किए या नोटबुक में लिखा? ट्राई रन किया? ट्राई रन भी किया? गुड, बढ़िया है ये। आज से रिवाइज हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो मतलब किस तरीके से और मेंशन करना है पूरा रिवीजन भी हो जाएगा एंड बढ़िया भी रहेगा। एक और दूसरा क्वेश्चन इधर उधर का भी ले लेंगे। आई होप कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर तुम लोगों को क्लियरिटी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का सेशन कुछ लोगों के लिए रिवीजन होगा, कुछ लोगों के लिए एज अ डायरेक्टली मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि इंपॉर्टेंट सेशन जैसे होगा। तो पहला क्वेश्चन दे देता हूँ। आई थिंक तुम लोगों ने परसेंटेज के लिए किया था कैलकुलेट करने के लिए, खुद से ट्राई किया था ना? ओके, तो लेट मी चेक कौन से क्वेश्चन थे। ऑब्वियसली मुझे याद नहीं रहते हैं। which questions are there? डैशबोर्ड मिला है सबको? डैशबोर्ड है सबके पास? वो एक डैशबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बुक मार्क करके रख लेना। ठीक है, मतलब जो भी तुम्हें डेटा मिलेगा वहीं पे मिलेगा। जो भी असाइनमेंट चाहिए, जितने भी सेशन के असाइनमेंट्स, मतलब जितने भी मॉड्यूल्स का असाइनमेंट वहीं पे मिलने वाले तुम लोग को। असाइनमेंट वन कंप्लीटेड, ओनली सेकंड रिमेनिंग। या ओके। हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था कि हमने? किया था। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दूंगा, तुम लोग ट्राई कर लेना। ओके, एंड वी ट्राई रन ऑल्सो। तो फर्स्ट थिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा एग्जांपल है? क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द फर्स्ट असाइनमेंट। किसी ने तो मुझे पूछा भी था। आई थिंक मैंने हिंदी थी उस पर ट्राई करने के लिए। आई डोंट नो, तुम लोग के नाम ही नहीं होते व्हाट्सएप पे, मुझे समझ में नहीं आता कौन है। ये नहीं, प्रोफेशनलिज्म भी थोड़ा सा होना चाहिए। हाँ, हम मुझे क्या पता यहाँ पे नाम रिंकू लिख रहे हैं, उधर कोई दूसरा ही है, समझ में नहीं आएगा। ओके, प्रोफाइल पेज पे वहां पे लिखा है बंटी। मेरे को क्या पता भाई तेरा नेम क्या है एंड ऑल। अच्छा, तो सौरभ था। ठीक। हाँ, पूरा नाम चाहिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि तुम लोगों को बाद में इंटरव्यू के कॉल्स भी आएंगे या इंटरव्यू के रिलेटेड या कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड वाला पार्ट भी आ सकता है, या कुछ रीच आउट कर सकते हैं तुम्हें। तो तब उनको वो नाम दिखना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए। कभी भी ऐसे मत मेंशन करना, नाम लिखना है वहां पे लिख रहे हैं माई लाइफ माई रूल्स। उन्होंने जैसे प्रोफाइल देखा वो कह रहे भाई ऐसे वाले बंदे को हायर नहीं करना है। माई लाइफ माई रूल्स वाले को हायर करेंगे तो कैसे चलेगा? सर एक क्वेश्चन था, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस बैच कंबाइन है क्या डिफरेंट बैच है? सिलेबस सेम है या डिफरेंट है? तुम लोग के लिए कौन सा कोर्स है? डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस इज डिफरेंट ना फॉर यू? वो तो डिफरेंट है। रोहित रोहित का आंसर कर रहा है। हाँ रोहित। हाँ यस, डिफरेंट है। हाँ, डेटा एनालिटिक्स अभी फिलहाल के लिए तुम लोग के लिए डिफरेंट है। मैं बाद में बताऊंगा आगे किस तरीके से वर्क करेगा। लेकिन शायद ऐसे हो सकता है कि तुम लोग को मतलब तो अभी ये डेटा साइंस है, उन लोग को डेटा एनालिटिक्स दे ही रहे हैं वैसे भी। चाहिए, जरूरी भी है। हाँ, डेटा एनालिटिक्स वालों को डेटा साइंस देने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं, उनको चाहिए ही नहीं तो क्यों देंगे। हाँ, डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस वालों के लिए वहां पे डेटा एनालिटिक्स देना जरूरी है। ओके, गेटिंग।
क्योंकि वहां पे सिर्फ 2 मॉड्यूल्स ऐड करते हैं हम लोग। उस 2 मॉड्यूल से अगर हो रहा है तो ठीक है, लेकिन डेटा साइंस ये डेटा एनालिटिक्स में अगर दे रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। हाँ, दैट विल बी डिसाइड फ्रॉम योर साइड। तुम चेकआउट कर सकते हो या फिर तुम बाहर पूछ भी सकते हो उनको कि ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या नॉल। कुछ होगा तो मैं चेंजेस वगैरह बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो डिफरेंट ही है। ओके, गेटिंग। हाँ, डेटा साइंस वाले बाहर ढूंढ सकते हैं, ये इतना पॉइंट है बस, क्योंकि 2 ही मॉडल्स होते हैं। एक होता है मतलब पावर बेस, तो तुम्हारे पास आता ही है वैसे भी, ओनली टैबल्यू पार्ट एंड एडवांस एक्सेल पार्ट। तो दैट एडवांस एक्सेल पार्ट और टैबल्यू पार्ट अगर दे रहे हैं डेटा साइंस वालों को तो वो काम ही आएगा। ओके, तो ये बेनिफिट है वहां पे। तो तुम डिसाइड कर सकते हो अभी भी कि डेटा एनालिटिक्स करना है या डेटा साइंस करना है। डेटा साइंस से एक मॉडल एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा तुम लोग को। डेटा एनालिटिक्स वाले के लिए डेटा साइंस नहीं मिलेगा, ये याद रखो। ओके, नाउ थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू। या फिर सीआरएम से एक बार फिर से एक बार चेकआउट कर लेना, वो भी तुम लोगों को फिर से बता देंगे। अभी इसके लिए तो डिफरेंट ही है, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस। आगे वाला पार्ट मतलब कि इससे आगे वाली जो बैच आने वाली है ना, उनके लिए एक ही कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज द डेटा एनालिटिक्स विद डेटा साइंस। ओके, रन टाइम पे डिसाइड करते हैं वहाँ हमारे साइड से बहुत सारे चैनल चेंज आते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट। अगर मार्केट में ऐसा लगा कि यार ये नहीं, डेटा साइंस वालों के लिए कुछ और चाहिए, तो हम लेके आते हैं, जो अभी हमने इम्प्लीमेंट किया था। क्योंकि डेटा साइंस वालों के लिए डेटा एनालिटिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, डेटा एनालिटिक्स वालों के लिए डेटा साइंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फॉर दैट डेटा एनालिटिक्स साइंस वालों के लिए हम दे रहे हैं, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, गेटिंग। So the question was about the find the roots of quadratic equations. So first the quadratic equation का फॉर्मूला क्या होता है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, तुमने जो बताया वो था रूट्स का। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इस फॉर्मूला में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो फॉर दैट इसके लिए जो कैलकुलेशन बनते हैं वो किस तरीके से आते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, तो इसके पास ऐसे होता है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल टू दी 2a, होल ना, होल टू दी 2a। ऐसा, अब यहाँ पे तुम लोगों को प्लस और माइनस दोनों दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे रूट 1 निकलेगा और रूट 2 भी निकलेगा। तो यहाँ पे फिर वो रूट 1 का कैलकुलेशन कैसे होगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, एंड रूट 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, एंड दिस इज द फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूला तुम लोगों को इम्पोर्टेंट है to calculate the roots of quadratic equation. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? नाउ अब यहाँ पे ध्यान देना, तुम लोग को ये क्यों दिया जा रहा है? आगे कहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा इंपॉर्टेंट होता है क्या? नहीं, तुम लोग को ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ऐसे लेंदी एक्सप्रेशन अगर होंगे, ऐसे फॉर्मूलाज अगर होंगे, तो उसको तुम एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो इसको तुम डायरेक्टली एक एक्सप्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू। और व्हाट यू कैन डू इज कि यहाँ पे ये थोड़ा सा ज्यादा सिनेरियोस है, तो इसको कुछ और लिखेंगे। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? डी, सो डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर लेंगे तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे रिप्लेस होके डी आ जाएगा, सो अंडर रूट ऑफ डी, यहाँ पर भी अंडर रूट ऑफ डी। तो दिस विल बी द इजी वन अगेन, अगर ये कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि दिखेगा कैसे? r1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a। ये डिफिकल्ट लगता है या वो डिफिकल्ट? अब इसको तुम फाइंड आउट कर सकते हो, इसको तुम इजीली एक्सप्रेशन में लिख सकते हो ना, इसको भी लिख सकते हो इजीली एक्सप्रेशन में। तो ये तुम लोगों को इफिशिएंट वे होगा, इस तरीके से ब्रेक डाउन करोगे अगर तुम लोग। ओके, तो याद रखना दी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल जो मैंने अभी तुम लोगों को करके दिखाया, बस उस रूल को एक हम बढ़िया तरीके से, बढ़िया रूल, रूल मतलब क्या कहूंगा मैं उसको, वो तुम लोग कुछ भी मनी वगैरह से यूज करता था ना, या कोट्स वगैरह ऐसा कुछ यूज करते हो ना, तो
पाइथन में भी ऐसा ही, पाइथन तो नहीं कहूंगा लेकिन एवरी डेवलपिंग वाले पार्ट में ऐसा होता है कि पहले क्या करो, जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क है, ओके, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाओ, और डिवाइड करते करते सॉल्व करो और उसको फिर मर्ज करते जाओ। ओके, तो उस रूल को कहते हैं डिवाइड एंड मर्ज रूल। ओके, जो अंग्रेजों ने भी अपनाया था, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। सेपरेट आउट करो और राज करना चालू करो। राइट, यही था। तो ये डिवाइड एंड मर्ज रूल हमारे लिए अप्लाई होगा। पूरे के पूरे टास्क को कंप्लीट करने की जगह उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, उस पे टारगेट करो और उसको कंप्लीट करो और उसको मर्ज करते जाओ। सो इस तरीके से मर्जिंग वाला पार्ट, तो कहीं पे नोट डाउन करके रख देना, डिवाइड एंड मर्ज रूल। ये तुम लोग को अप्लाई करना है ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा टास्क किसी से भी कंप्लीट नहीं होता है एकदम से। ओके, डिवाइड एंड मर्ज रूल ये भी नोट डाउन कर देना। हम्म, किसी का अगर गलत हुआ होगा तो सॉल्व कर सकते हो। तुम लोग इसका एक्सप्रेशन बना सकते हो, जिन लोगों का नहीं हुआ अभी। 5 मिनट दे रहा हूँ मैं, इसको कंप्लीट करो चलो। नोटबुक पे लिखना है पहले, कोई भी सीधा लैपटॉप में नहीं करेगा। पहले नोटबुक में इसके लिए प्रोग्राम लिखो। प्रोग्राम लिखने के बाद ड्राई रन करोगे। ड्राई रन करने के बाद सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, देन यू आर गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम फॉर इट। ओके, तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
डन। प्रोग्राम लिख के हो गया। ड्राई रन करके हो गया। ड्राई रन करना मतलब मेमोरी डायग्राम के साथ। ओके, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करके ट्राई करना। यस, डन। क्या करके दिखाए? करके दिखाना है। तो लैपटॉप पे दिखो या सीधे यहाँ पे दिखो? लैपटॉप पर। ओके, कौन सा था? असाइनमेंट 1 में से 7th क्वेश्चन। राइट। तो द क्वेश्चन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, फाइंड, काम करते थे इसको। ठीक है, ऐसे ही लिखना तुम लोग भी। नाउ नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। ओके, सो टेक इनपुट्स। तो टेक कमेंट्स लिखना मत भूलना। एक्चुअली इट इज अ मैंडेटरी प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन। रीजन यहाँ पे उसकी आदत पहले से डाल लो। अगर कोई विदाउट कमेंट अगर अभी भी लिख रहा होगा कोड तो ठीक है। सो टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। तो यूजर से इनपुट ले लेते हैं फॉर ए इक्वल्स टू, अब वैल्यू इंट में ले लेगा। इंट इनपुट एंटर ए। फिर बी इज इक्वल्स टू इंट input enter b, and then we need value of c. So int input enter c. Okay, and now अब कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ परफॉर्म ऑपरेशन इनटू दैट। पहले क्या करेंगे, हम d को कैलकुलेट कर ले जैसे हमने देखा था। तो d इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? बी स्क्वेयर। स्क्वेयर कैसे मेंशन करोगे? b इंटू बी होगा तभी भी चलेगा, या b एक्सपोनेंशियल 2 लोगे तभी भी चलेगा। ओके, नाउ बी स्क्वेयर माइनस, ओके, और फिर 4 इंटू ए इंटू टी। तो यहाँ पे सीधा ब्रैकेट में लिखता हूँ 4 इंटू ए इंटू सी, तो मुझे क्लियरिफाई भी हो जाएगा। अब नहीं लिखेंगे तो चलेगा क्या? हाँ, ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देयर इज अ प्रेसिडेंसी। बॉड मास रूल तो पता होगा तुम लोगों को। पहले ब्रैकेट कंप्लीट होता है, फिर ऑर्डर या ऑफ कहते हैं उसको, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। यही रूल अप्लाई होने वाले हैं वैसे भी। ठीक है, तो समटाइम्स अगर ब्रैकेट के वैल्यूज पहले कंप्लीट करने हैं तो हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, नाउ ये डी कैलकुलेशन किया। नाउ अगर हमारे पास रूट वन कैलकुलेशन करने के लिए कैसे था? माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ वो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमने डी लिया है, तो अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a। तो ये उसमें से क्या था? प्लस वाला। सो माइनस बी फिर प्लस अंडर रूट ऑफ, तो अंडर रूट क्या है? डी। अब अंडर रूट कैसे मेंशन करोगे? इनटू द एक्सप्रेशन 0.5। गुड। 2 से अगर स्क्वायर करते हो ना, मतलब पावर टू दी 2, तो तब स्क्वायर होता है। तो पावर टू दी 0.5 करते हो तो अंडर रूट मिलता है। ओके, तो यहाँ पे प्लस एक्सपोनेंशियल 0.5 एंड देन डिवाइडेड बाय, मतलब होल टू दी डिवाइडेड बाय है ना, इसकी वजह से यहाँ पे होल टू दी डिवाइडेड बाय 2
इंटू ए, लेकिन ये 2 इंटू ए ऐसे है, इसकी वजह से कैलकुलेशन में ऐसे लिख रहा हूँ ब्रैकेट। ओके, तो ये क्लियर है सबको फिर? ओके, ये 2a ब्रैकेट में लेना जरूरी है। यहाँ पे नहीं लिया होता तो बीच चल जाता, लेकिन यहाँ पे क्यों लेना है? क्योंकि अगर 2 लिखेंगे तो वो क्या करेगा, डिवीजन करेगा डिवाइडेड बाय 2 से। ओके, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा ए से। जबकि ये ए वाला कैलकुलेशन 2 से होना चाहिए पहले और उसके साथ डिवाइड होना चाहिए था। गेटिंग? तो उसकी वजह से ये 2 इंटू ए पहले कंप्लीट करो और उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 लिखो। तो ये एक फॉर्मूला हुआ। दूसरा क्या था? R2 = सेम है, इसकी वजह से सेम एज इट इज लिखता हूं मैं। बस हमारे पास प्लस की जगह क्या है यहाँ पे? माइनस। नाउ थिंग इज कि यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन करते समय अगर तुम कुछ इधर उधर ऐसे वैल्यू लोगे ना, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिटेल में लेके जाता है। तो ये तुम लोग को कॉम्प्लेक्स वैल्यू प्रोवाइड करके देगा, जो अंडरस्टैंडेबल हमारे पास बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो उतना लेंदी हो जाती है ना वो वैल्यू। ओके, लेंदी का हो या फिर उतनी छोटी छोटे वैल्यूज में होता है तो वो क्लियरिफाई नहीं हो जाता। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट अभी √1 = R1 लिख रहा हूँ मैं, और फिर प्रिंट √2 = R2। और ये चेक करके हमें जो देखना है, जिसमें मैंने बताया कि क्या है, वैल्यू अगर थोड़ी सी इधर उधर लिखोगे तो कॉम्प्लेक्स भी वैल्यू दे सकता। ओके, तो किसी के पास कुछ परफेक्ट वैल्यू है जिसका आंसर कुछ तो भी रूट के लिए -1 -2 ऐसे कुछ आया था? 2x + 5x म्हणजे 2 5 2 मायनस वाला कोणताच नव्हता ना? कॅल्क्युलेशन काय आलते √1 मध्ये? -8 आहे. ओके, 2 8 एंड 2 5। ओके, एक काम कर लेते हैं अभी, इसको ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, इसको भी -2.0 -2.0 आ रहा है। हाँ, और 2, उसके बाद 5 एंड 2 क्या आया था कैलकुलेशन? माइनस -8 एंड -2? नहीं तो, कुछ कैलकुलेशन गलत गया क्या? -0.5 और -2.0 आ रहे हैं यहाँ पे तो। ओके, मैं कुछ तो भी ट्राई करके देखता हूँ। देखो मतलब मुझे कॉम्प्लेक्स लेके आना है अभी, बस बताने के लिए 1 2 और 3 ऐसे लिख रहा हूँ। हाँ, नाउ आई वांट दैट कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। देखो ये क्या दे रहा है वैल्यूज, दैट जे मतलब क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। तो अभी ये जो तुम्हारे आंसर्स आ रहे हैं वो है इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन से इतना गए कि उनको अंडरस्टैंड ही नहीं होगा वैसे वैल्यूज के साथ साथ, मतलब कि उसको अंडरस्टैंड हो रहा है उसके लिए वो बराबर है, हमारे लिए बराबर नहीं। तो उतना लेंदी में नहीं लिख सकता क्योंकि ये ऑलरेडी वैल्यू बहुत ज्यादा जा रहे हैं। ओके, तो और आगे क्या हो सकती है? सो दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। तो उसमें वो वहां तक कैलकुलेशन ही नहीं किए। अब यहाँ पे ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे जरूरी होते हैं? जब हम बहुत छोटे छोटे वैल्यूज पे कैलकुलेशन करते हैं, मतलब 0.0000000 और यहाँ से आगे वाले और कुछ कैलकुलेशन है जो मैटर करते हैं हमें, दैट टाइम। ओके, तो तुम लोगों ने कभी ज्योमेट्री कैलकुलेशन किए थे तो ज्योमेट्री में ना बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में या 0 पॉइंट वाले पार्ट्स में भी कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। तुम लोगों को वो पाई की वैल्यू तो पता ही है। अगर हमें एक्यूरेट आंसर लेके आना है तो पाई की वैल्यू को करेक्टली हमें मेंशन करना पड़ता है। तो 3.14 के बाद उतनी है क्या? नहीं, उससे बहुत लेंदी है वो वैल्यू। पूरा बोर्ड भी अगर हम लिखेंगे तभी भी आई थिंक कम होगी, इतनी लेंदी वैल्यू है। सो ऐसे वैल्यूज क्या होते हैं, हम यूज करते हैं। ओके, तो we can use float where where you can use the float। इनकी जगह पे कह रहे हो क्या? डजेंट मैटर। ओके, हाँ, लेकिन ये समझ में आ रहा है। ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स, ऑलरेडी कंफ्यूजन है वो, यहाँ पे फ्लोट वगैरह लेके कंफ्यूजन मत क्रिएट करना खुद के लिए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ, जिनका गलत गया था ट्राई करके देखो, चलो। हाँ, चेतन, कुड यू प्लीज मेंशन फ्लोट मतलब वही वही पे कह रहे हो ना, वैल्यूज इनपुट लेने के लिए, या उसको ही फ्लोट पे कन्वर्जन करने के लिए कह रहे हो? हाँ, ये तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें भी अगर लो रहे ले रहे हो तुम, कैलकुलेशंस मिल रहे हैं तो चलेगा ना। हम्म,
इसका अगर गलत हुआ होगा तो ट्राई कर लेना, ये इम्प्लीमेंट कर लेना। उसके लिए प्रीवियस वाले सेशन देखना आरती। प्रीवियस वाले सेशन में मैंने कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कैसे होती है या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो डेटा टाइप्स में बताया था। ओके, तो वहां से चेकआउट कर लेना तो वो समझ में आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है 9+5, उतना ही मेंशन कर रहे हो, वो गलत मेंशन कर रहे हो तुम। 9+5 थोड़ी ना है वो। वैल्यू क्या है ठीक से देखो। अरे वैल्यू क्या है वो तो देखो, वैल्यू कौन सी है, 9+1 वैल्यू है क्या वो 0 - 0 पॉइंट यहाँ से एक वैल्यू है 9 तक, ये एक वैल्यू है पूरी। फिर प्लस यहाँ 1 पॉइंट से यहाँ तक एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू, एंड दैट इज द जे। इट इज लाइक अ 5u+4j, जो हमने कुछ लिखा था। तो ये 5u+4j ऐसा कुछ तो भी एग्जाम्पल ऐसे टाइप में था वो, इसकी वजह से मैंने कहा फिर से देखो। फिर से देखो क्या होगा, ठीक है फिर से देखो। हाँ डन। इन इट आउट। ओके, 7 क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड। ठीक है, अब इसमें से मुझे बताओ, तुम लोग को मैं दिखा रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन तुम लोग को क्लेरिफाई नहीं है वो कंप्लीट करने के लिए। डेज ईयर्स वीक्स का तो हमने पहले ही लिया था ना शायद, वो हमने आई थिंक कहा अल्गोरिदम में कंप्लीट किया था, इसकी वजह से मैंने कहा था अल्गोरिदम वाला पार्ट कंप्लीट करो, उसमें क्लेरिफाई हो जाएगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन। इनपुट ऑफ टू एंगल्स एंड फाइंड द थर्ड एंगल, वो भी इजी है। कितना होता है तीनों एंगल का एडिशन? 180 राइट, 180। हाँ 180। तो ये 180 के साथ कैलकुलेशन करना पड़ेगा बाकी दो वैल्यूज का, तो तुम्हें थर्ड एंगल मिल जाएगा। ओके, और कौन सा बचा फिर? ओके, फर्स्ट कंप्लीट किया है, सेकंड तो तुम लोगों से हो जाएगा। थर्ड वन वाला प्रोग्राम किया है तुम लोगों ने? किसी का रह गया क्या थर्ड वन? नहीं। फोर्थ वन वो भी कंप्लीट हो चुका है, किसी का रह गया क्या? ऑनलाइन पे किसी का रह गया या कोई ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है जिसको? नहीं ना? ओके। फिफ्थ वन, कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर्मूला पता है? किया था क्या हमने? तो वो फॉर्मूला ढूंढ निकालो, जिन लोगों के अल्गोरिदम्स वाला पॉइंट रह गया है वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, वो सेशन देखो एक बार। एंड इनपुट टू एंगल्स फ्रॉम द यूजर एंड थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ये तो अभी बताया मैंने, ये तो अभी किया हमने। ये भी वहां पे कंप्लीट कर लिया है, तुम लोग को अगर क्लियरिफाई हो जाए होगा तो। नाइस। सुना होता है वैसे, जो समझ में आएगा। ईयर्स को वीक्स और डेज में कन्वर्जन करना। ठीक है, ये वाला तुम कंप्लीट कर लेते, इंपॉर्टेंट है इसकी वजह से ले रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज मैं बोलता कि तुम खुद से एक बार ट्राई करके देखना, इंपॉर्टेंट है। ये क्लियरिफाई हो जाएगा तो आगे सेकेंड असाइनमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये वाला ट्राई किया क्या तुमने थर्ड वन?
ठीक। सो नाउ व्हाट्सएप पे नहीं आते, रुको। हाँ, ओके, एंड दिस इज द थिंग। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था असाइनमेंट में से? 8 क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्वेश्चन लिख ले। ओके, नाउ अब यहाँ पे ध्यान देना कि फर्स्ट इनपुट क्या चाहिए हमें। हम कहना क्या चाहते हैं, देखो पहले तो राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेज इनटू ईयर्स, वीक्स एंड डेज में। मतलब हमें डेज को ईयर्स, वीक्स और डेज में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब इनपुट क्या है हमारा? डेज। डेज इज द इनपुट, और हमारा आउटपुट क्या होने वाले? ईयर्स, वीक्स और डेज। तो ये करना क्यों है, मतलब ऐसा क्या है इसमें? तो चिंगिस की यहाँ पे क्या है कि मैंने अगर कुछ, तो भी मैंने तुम लोग को सेकेंड्स दिए। मैंने सीधा ये से कहा कि देखो मेरे पास 70 सेकेंड्स है। तो 70 सेकेंड्स मतलब कितने मिनट होते हैं? 1 मिनट एंड 10 सेकेंड्स। ये कैलकुलेशन एक्चुअली ऐसे होता है ना। मैंने अगर कहा नहीं, मैं रुको, मैं 100 मिनट्स में वापस आता हूँ। दैट मीन्स कितने आवर होते हैं 100 मिनट्स, मतलब 1 आवर 40 मिनट्स, बराबर। ऐसे ही है ना? हाँ। और फिर ये सेम फॉर ईयर्स के लिए या डेज के लिए। मैंने अगर किसी को कहा ये टास्क में 500 डेज में कंप्लीट करूंगा, या फिर मैं 500 डेज बाद तुम लोगों को मिलूंगा, ऐसा कुछ अगर मैं कह रहा हूँ, थिंग इज लाइक दैट। व्हाट इज मीन ऑफ 500 डेज? या फिर तुम लोगों ने कभी ऐसे छोटे बच्चे होते देखो, तो उनको उनको एज कितनी है ये पूछी जाती है, तो समटाइम्स ऐसे कहा जाता है नहीं ये अभी 30 डेज का ही है, ये 100 डेज का ही है, अभी ये 20 डेज का ही है। वो डेज मतलब कितना? या फिर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये नहीं, ये अभी 20 वीक्स का ही है, 20 वीक्स का ही है। 20 वीक्स मतलब कितने ईयर्स होते हैं? एका ईयर मध्ये, सॉरी एका मंथ मध्ये किती वीक्स असतात? 4। एज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरीके से 12 मंथ्स है हमारे पास, तो 12 मंथ्स मतलब कितने वीक्स हो गए? 12 × 4 40 है। और हम कह रहे हैं कितने वीक्स का है वो? 20, तो हाफ हो जाएगा। अगर किसने 50 कहा तो मतलब 1 साल का हो गया है ना, तो 50 वीक क्यों कह रहे हो तुम लोग? या फिर कुछ लोग कहते हैं सर ये अभी 6 वीक का ही है। 6 वीक मतलब क्या होता है? कितने मंथ का होता है? 6 वीक मतलब 1 मंथ एंड फिर हाफ मंथ, 1.5 मंथ का होगा ना वो कंप्लीट। बोलने के लिए ऐसे बोला जाता है। हाँ, वो क्यों बोला जाता है पता है? कितने लोगों को पता है वो वीक्स में क्यों कैलकुलेट किया जाता है? मोस्टली जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको पता है, किसी को नहीं पता? कभी नहीं सुना ऐसा? हॉस्पिटल हॉस्पिटल में काम करने के लिए नहीं गए थे कभी? नहीं पता? उनको ना डोसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द वीक्स। तो डोसेस के लिए वो कैलकुलेशन करते थे, उनको वीक्स पता होने बहुत जरूरी है। तो वो दिमाग में वीक्स ही रखते हैं मोस्टली। मदर फादर जो होते हैं वीक्स ही रखते हैं, क्योंकि उनका डोज में वो मिस नहीं होना चाहिए उसकी वजह से। अभी तो ऐसे चल रहा है कि वो कंटिन्यूसली 2 या 3 साल तो कंटिन्यूसली उनको वो डोसेस पे डोसेस, डोसेस पे डोसेस। हमारे यहाँ वैसे नहीं था, हमारे यहाँ बस एक इंजेक्शन था। और फिर कुछ लोग उसको बोल रहे थे नहीं ये गोली लगी है, अगर किसी को पता होगा ये वाला। देवी से इंजेक्शन बचपन में, मेरे को गोली लगी थी बचपन में। ओके, जैसे जोक बाय द वे। हाँ, आते अपने पार्ट्स पे। पहले डेज ले लेंगे फिर। तो डेज इज इक्वल्स टू, इंट में लेना है फ्लोट में लेना है? गेटिंग फ्लोट, ये थोड़ा सा लॉजिकली सेंस भी नहीं करता है। तो इंट में फिर क्या? इनपुट। ओके, हाँ, एंटर डेज। ठीक है, अब डेज को कैलकुलेशन करना है, इनपुट ले लिया। इसके आगे में कमेंट्स में टाइम वेस्ट नहीं करते बैठूंगा, ये याद रखना। कमेंट तुम लोग को कंपलसरी लिखने ही है, मुझे दिखने ही चाहिए वहां पे। तुम लोग जब असाइनमेंट अपडेट करोगे, अपलोड करोगे, तो आज बताऊंगा मैं असाइनमेंट्स अपलोड करने वाला। मैंने बताया नहीं था ना? तो आज मैं असाइनमेंट्स अपलोड करने का बता दूंगा, क्योंकि तुम लोग का असाइनमेंट्स अभी कंप्लीट हो चुके होंगे। हम्म, तो फिर अब मेंशन करना कमेंट। कमेंट मिस मत करना, मैं नहीं लिख के दे रहा हूँ लेकिन तुम लोग ट्राई करोगे, मतलब तुम लिखोगे ही लिखोगे, इट इज कंपलसरी। सो डेज के बाद फिर कैलकुलेट क्या करोगे? ईयर था। अब यहाँ पे कितने डेज मतलब 1 ईयर होता है? दो सिनेरियोज आते हैं, एक 365 और 366। कौन सा ले ले? वाई?
365 ले ले तो भाई 366 क्यों नहीं लेंगे? हम्म। हाँ तो उसका क्या? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 4 साल में एक बार आता है ना, तो उसको कंसिडर करने की जगह कंटिन्यूअसली हमारा जो चल रहा है ये 3 साल से, मतलब वो तो 4 साल में एक बार आएगा। अदरवाइज कंटिन्यूअसली हमारा 365 वाला ही चलेगा ना। तो फॉर दैट देखो, वीक्स की भी कंसिडर करते समय हम कभी ऐसे ही नहीं होता कंटिन्यूअसली कि एक मंथ है जिसमें 4 ही वीक आ जाए। कभी कभी ऐसा मंथ होता है जिसमें 5 वीक्स भी आते हैं। तो क्या वीक्स हम कहते हैं एक मंथ में 5 वीक्स होते गए? नहीं कहते ना, क्योंकि ऑकरेंसेस कम है। ऑकरेंसेस जहाँ पे ज्यादा होते हैं उसको कंसिडर किया जाता है, मेजोरिटी पार्ट जो कहते हैं ना। तो मेजोरिटी पार्ट, तो यहाँ पे 365 की मेजोरिटी बन रही है, समझ में आ रहा है? गेटिंग? मंथ वाला जो सिनारियो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से मंथ नहीं मेंशन कर रहे। देखो, हम ईयर्स वीक्स और डेज को ही कैलकुलेट कर रहे हैं, मंथ को कैलकुलेट क्यों नहीं किया? मंथ कितने होते हैं? 30 डेज का भी होता है, 31 का भी होता है, दोनों में भी सिमिलरिटी है। ऊपर से तो 29 का भी एक है, 28 का भी है, कौन सा ले ले? अब 30 के पास जाऊंगा, 31 बोलेगा क्या है भाई, मेरे को छोड़ के जा रहा है, कट मार रहा है मेरे को। तो इससे अच्छा है कि अपना मंथ वाला लेते ही नहीं। जैसे जो कि मैं ज्यादा लेन देन नहीं लेके जा रहा था। ओके। सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस करने हैं, मैं कैलकुलेशन सीखने हैं ना, उसकी वजह से लिया। मंथ लेता तो वो बहुत ज्यादा लेंदी भी हो जाता, एंड थिंग इसकी कैलकुलेट कहाँ से करे, कंफ्यूजन भी हो जाता है इसकी वजह से। तो ईयर्स कैलकुलेशन के क्या कहा हमने? ईयर्स है तो डेज में से ईयर्स फाइंड आउट करो। अब ये ईयर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या देखा था? डेज अगर है तो डेज मेरे पास, सपोज एग्जांपल आई हैव 500 डेज। तो 500 डेज मतलब कितनी ईयर्स होते हैं? 1 ईयर। ओके, तो ये 1 ईयर कैसे समझ में आया? 365 फिर एक बार ही बनता है इसके अंदर, इसकी वजह से 1 ईयर। 365 अगर उस डेज में 2 बार बनता तो 2 ईयर्स, मतलब डिवीजन करना पड़ेगा ना इसके लिए। इस ऐसे ग्रुप जब बनाने पड़ते हैं ना हमें, तब डिवीजन करना पड़ता है। गेटिंग? आई होप कि ये तो तुम लोग को ऑलरेडी किसी मैथ टीचर ने सिखाया होगा, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं हुई। डिवीजन मतलब ग्रुप्स बनाने से जैसा। ओके, मल्टीप्लिकेशन मतलब ऐसे ही ग्रुप्स अलग 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 क्रिएट करेंगे, तो ये ग्रुप वाला पार्ट होता है, डिवीजन है ना। ठीक है, तो 500 में 365 के कितने ग्रुप्स बनेंगे? सो ऑब्वियसली दैट इज द पार्ट की यहाँ पे हमें डिवीजन ऑपरेशन देना पड़ेगा। लेकिन ये अगर हम ए सिंबल ले ले, डिवीजन सिंबल, तो इसका सिनारियो क्या होता है? गुड। इट विल कैलकुलेट टिल रिमाइंडर बिकम 0। वो नहीं चाहिए हमें। रिमाइंडर तो छोड़ दो ना, इसमें से 365 डेज बन रहे, 365 बनने के बाद कुछ तो भी डेज रहेंगे, और कितने रहते हैं? 135 ना। तो 135 डेज जो इसमें से रिमेनिंग रहते हैं उसको ही वापस से ईयर्स में क्यों कैलकुलेट करना है? तो मिनिमम 1.2 ईयर्स या 1.3 ईयर्स ऐसे नहीं चाहता मैं। जस्ट मुझे गिव, मतलब कि मुझे ऐसा आंसर चाहिए कि 1 ईयर, 19 वीक्स, 7 डेज, या 4 डेज, सॉरी नॉट 7 डेज, तो 4 डेज, ऐसा कुछ तो मुझे ऐसा कुछ कैलकुलेशन चाहिए। उसके लिए हम ऐसे यूज करते हैं। अदरवाइज मैं जीरो तो कैलकुलेशन करूंगा तो ये तो ईयर से बन जाएगा, बाकी वीक्स कहाँ से कैलकुलेशन करोगे फिर तुम लोग? गेटिंग? क्लियर है? तो एक डेज है, इसमें हमें कितने ईयर्स बनते हैं, कितने वीक्स बनते हैं, और कितने डेज बचते हैं, ये कैलकुलेशन करना है। तो 500 में ये कैलकुलेशन आना चाहिए। ओके। रुको रुको, सबर करो, धक्का बुक्की नहीं करने का। मैंने तो ऑपरेटर पूछा था, तुमने मुझे पूरा का पूरा आंसर दिया, एक्सप्रेशन दिया। तो ये डेज कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं 500 वाला पार्ट? डेज में। तो यहाँ पे डेज आएगा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हमें ऑपरेशन कहाँ तक होगा? टिल रिमाइंडर बिकम्स 0। तो वो चाहिए कि हमें? नहीं चाहिए। तो कौन सा ऑपरेशन है दूसरा? फ्लोर डिवीजन। तो उसके लिए डबल स्लैश, एंड देन एक ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। तो देर इज 365, तो यहाँ पे मिल जाएंगे हमें ईयर्स। ईयर्स कैलकुलेशन हो गया। अब ईयर्स कैलकुलेशन होने के बाद अब जो भी रिमेनिंग है, मतलब मैंने 500 में से 365 डेज का कैलकुलेशन कर लिया, ईयर्स कैलकुलेशन कर लिया मैंने। रिमेनिंग पार्ट वो भी तो चाहिए, कितने बचे, कितने डेज और बच गए, वो चाहिए हमें। तो रिमाइंडर, रिमेनिंग पार्ट इज मींस द रिमाइंडर। रिमाइंडर कहाँ से कैलकुलेट करते हो? मॉडुलस से। तो उसके लिए वो डेज ही है हमारे जो बचे।
उसकी वजह से ये डेज मॉड 365 करोगे तो रिमेनिंग डेज मिल जाएंगे, जैसा हमने कहा था कैलकुलेशन करते समय। लाइक सिंपल वाला एग्जांपल, दिस इज द 500, तो 500 में यहाँ पे 365 अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये 1 आएगा, और फिर ये 365 आएगा, रिमेनिंग कितना होगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 मतलब यहाँ पे 3 एंड देन 1 मतलब 135। इससे कैलकुलेट करना है तो तुम्हारे पास सॉरी, इसे कैलकुलेट करना है तो तुम्हारे पास फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, और इसे कैलकुलेट करना है तो तुम्हारे पास मॉडुलस ऑपरेटर। लेकिन डिविडेंड एंड डिवाइजर चेंज हो रहा है क्या? नहीं, वो तो एज इट इज है। देखो, ये चेंज हो रहा है क्या? बस ऑपरेशन चेंज हो रहा है। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? एनी डाउट ऑन दिस? नहीं, पक्का? किसी को नोट डाउन करके रखना है, फोटो निकालना है तो खींच सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। नहीं चाहिए ना? एरेज कर दो। नाउ ये कैलकुलेशन कर लिया ईयर्स का, अब रह गई वीक्स। वीक्स कैसे कैलकुलेशन करते हैं? रिमेनिंग डेज में से, देखो अब यहाँ पे पार्ट आएगा, मेरे पास पहले कितने डेज थे? 500। तो मैं अब ये आगे वाला कैलकुलेशन 500 से करना चाहता हूँ, या फिर मैं वो 135 से करना चाहता हूँ। तो हमारा कैलकुलेशन 135 से होना चाहिए। तो प्रीवियसली जो 500 था वो चाहिए क्या हमें? नहीं चाहिए। इसका मतलब मुझे कैलकुलेशन करने के लिए वो जो 500 डेज है वो वापस से 135 आने चाहिए। तो पहले देखो, पहले हमने यूजर से ले लिया 500, उसको हमने मेंशन किया डेज में, और उसके बाद जो कैलकुलेशन हुए यहाँ पे 135 आंसर आया, तो ये 135 आंसर हमने वापस डेज को ही दिया, तो ये दोनों वेरिएबल सेम ही है। इसे कहते हैं रीअसाइनिंग करना। पहले एक बार मेंशन किया है तुमने, असाइन किया था, उसके बाद वापस तुम चेंज करके दूसरे बार फिर से असाइन कर रहे हो सेम वेरिएबल, तो दैट इज द रीअसाइनिंग कॉन्सेप्ट। मतलब एक्स की वैल्यू 10 और फिर एक्स की वैल्यू वापस 20 लिखूंगा, तो एक्स को ही हमने दो बार वैल्यू दी ना हमने, तो पहली बार हमने असाइन किया और दूसरी बार जो किए कर रहे हो दैट इज द रीअसाइनिंग। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रख देना रीअसाइनिंग मतलब क्या होता है। ओके, रीअसाइनिंग मतलब कि अगेन असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल। ओके, असाइनिंग वैल्यू टू द एग्जिस्टिंग वेरिएबल, ऐसे अगेन असाइनिंग वैल्यू टू द एग्जिस्टिंग वेरिएबल, दैट इज द पार्ट ऑफ रीअसाइनिंग। आगे जाके बहुत काम आने वाला है, याद रखना। देन आगे कैलकुलेशन ले ले। सो डेज निकाल लिया, अब वीक्स। तो वीक्स कितने होते हैं ये कैलकुलेशन करने के लिए? डेज अगेन फ्लोर डिवीजन, लेकिन कितने से? अब 7 से, क्योंकि 7 डेज मतलब 1 वीक होता है, तो हम वही वीक्स निकाल रहे हैं। और उसके बाद वापस से डेज कैलकुलेशन करो, तो डेज मॉड 7। तो अब देखो यहाँ पर, पहले ईयर फाइंड आउट किया, रिमेनिंग डेज निकाले, फिर वीक फाइंड आउट किया, रिमेनिंग डेज निकाले। अब इस रिमेनिंग डेज पे कुछ और फाइंड आउट कर सकते क्या? वीक से और कुछ छोटा होता है क्या? डेज ही होता है ना। इसकी वजह से यहाँ पे हमारा आंसर ऑलरेडी आ गया, दिस इज द ईयर, दिस इज द वीक्स एंड दिस इज द डेज। ओके, नाउ यू कैन मेंशन योर आंसर, मतलब तुम्हारा आउट। तो ऑपरेशन तो हमने परफॉर्म किया, अब आउटपुट लिखने के लिए प्रिंट, एफ स्ट्रिंग का सहारा ले लें। एफ स्ट्रिंग में हम ऐसे मेंशन करेंगे, ईयर्स कोलन इनटू द कर्ली ब्रेस। कहाँ पे स्टोर किया है हमने? ईयर्स में, मतलब इस वेरिएबल में। ओके, फिर कोमा, ये क्या है? वीक्स। तो वीक्स कोलन कहाँ पे मेंशन किया है हमने? वीक्स में, फिर कोमा, और फिर डेज कोलन डेज में। कितना आता है इसका आंसर 500 अगर लेंगे तो? ये चेकआउट करके देखेंगे अब हम। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से ड्राई रन करके दिखाता हूँ। ड्राई रन करने के लिए मैंने पहले अब जैसे रन किया तो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। अब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन तुम लोग को प्रोग्राम पहले नोटबुक में लिखोगे, गेटिंग
1 मंथ तक ही करना है हमें, 1 मंथ या 1.5 महीने तक, 6 महीने तक नहीं करना है ये सब चीजें। 1.5 महीने तक ठीक से करोगे ना, उस क्या कहते हैं कि ईमानदारी से, अगर उस ईमानदारी से अगर तुम लोग करोगे तो तुम लोग को बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो फॉर दैट कम पड़ेगा, राइट। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, पैन स्टैक्स। तो मेरे पास फर्स्ट है वैल्यू ऑफ डेज, तो वो हमने 500 ले ली, और 500 के बाद इसके लिए कुछ बैटर्स ले लेते, 1920 1920। ओके, फिर डेज, और डेज में यहाँ पे क्या आ रहा है, 1920, एंड नाउ वी नो वी आर गोइंग टू मेंशन सो मेनी टाइम्स, वी आर एक्चुअली रीअसाइनिंग दैट वैल्यू सो मेनी टाइम्स। इसका मतलब इसका एड्रेस चेंजेस होने वाले बहुत ज्यादा बार, फिर से छोड़ देंगे फिर। ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वहां पे जगह स्पेस छोड़ देंगे। नाउ नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ईयर्स कैलकुलेट करना है। क्या है, डेज फ्लोर डिवीजन 365, डेज क्या है 500, फ्लोर डिवीजन 365 का आंसर कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे ये जो 1 आ रहा है, सो 2 3 4 5, क्या है ये ईयर्स में, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं ईयर्स, और फिर 2 3 4 एंड 5। नाउ नेक्स्ट क्या है, वापस से डेज, फिर डेज कितने 500, यहाँ पे दिख रहा है ना डेज, यहाँ पे डेज लिखा है मैंने, ये डेज, तो डेज कितने हैं 500, तो 500 मॉड 365, कैलकुलेशन दिमाग में सीधा नहीं हो रहा है, वर्चुअल नहीं हो रहा है ना, याद रखना कहीं पे नोट डाउन करके कैलकुलेशन करो, हेसिटेट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो। ओके, कोई तुम लोगों की फी पे नहीं कर रहा है, तो अगर सीखना है तो हेजिटेशन मत करना। मैं तो कहूंगा एडिशन करने के लिए भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो करो, खुद से नोट डाउन करके करो, कोई ऐसा नहीं चाहता है, मतलब ऑब्वियसली ये कैलकुलेशन हमें करनी है क्या, ये कौन कर रहा है, पाइथन खुद करके दे रहा है, उसके लिए तो उसको बनाया है हमने, तो ये कैलकुलेशन हमें नहीं करनी, लेकिन हमें उतने पता तो होनी चाहिए कैलकुलेशन, इवन एप्टी भी तो हमें देनी है, तो फॉर दैट ये कैलकुलेशन आने चाहिए। ओके, ये बाद में नहीं करना दैट डिफरेंट है, इसका मतलब कि करना नहीं है तो हमें प्रोफेशनलिज्म में नहीं लेके जाना है, कि तुम बस बताओ मुझे एकदम से फटक करके वो एबेकस वाला खड़ा कर ऐसा आंसर दूंगा, नहीं सही है। हमें ऐसे पता होना चाहिए एडिशन आएगा तो कैसे आएगा, जस्ट फॉर द क्रॉस चेकिंग, ओनली क्रॉस चेक करने वाले हैं, ना कि हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, एंड नाउ अब इस डेज में कितना आंसर आएगा, 135, सो ये 135, ये इसका 3727, ऐसे कुछ तो लिखता हूँ। अब ये 135 जो है, तो ये 135 वापस कहाँ पे जा रहा है, डेज में, तो डेज हमारे पास वेरिएबल ऑलरेडी अवेलेबल है। नाउ यहाँ से जो भी डेटा था वो चेंज होगा, और ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्लियर है सबको, एनी डाउट ऑन दिस। नाउ नेक्स्ट, अब वीक्स कैलकुलेशन करो, डेज कितने बने थे, डेज में क्या है अभी 3727, तो 3727 135 है ना, हाँ, करोड़ डिवीजन 7 कितना आएगा 19, तो यहाँ पे आया 19, तो 9900, ये कहाँ पे जाएगा, वीक्स में 9900, ठीक है। और फिर ये भी डन, मतलब कि जब भी हो जाएगा कंप्लीट, तुम यहाँ पे चेक कर लेना, और फिर वीक कंप्लीटेड। नाउ डेज कितने हैं अभी 135, तो 135 मॉड 7 कितना आता है 2, तो यहाँ पे एक ऐसे ले लेता हूँ, जैसे विल बी 2, एंड क्या मेंशन करें, कौन सा बचा, 4 5 8 1, और ये बचे हुए जो डेज थे वो कहाँ पे जाएंगे, डेज में, इसका मतलब ये अगेन चेंज होगा, और 4581 इस तरीके से आएगा। एंड नाउ यहाँ पे 10 नंबर पे तो कुछ नहीं है, 11 नंबर ईयर्स, ईयर्स में यहाँ पे क्या स्टोर है, 2345 इज द एड्रेस, 234 2345 क्या है 1,
तो यहाँ पे आएगा 1, ईयर्स कितने 1, वीक्स कोलन वीक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है 9900 19, एंड डेज डेज यहाँ पर है, डेज में क्या है एड्रेस 4581, तो 4581 यहाँ पर है, तो 2 गेटिंग। हाँ, अब आते हैं पुराने वाले पॉइंट जो मैंने मेमोरी एलोकेशन का सीधा नहीं बताया था। अभी आते हैं मेमोरी एलोकेशन पे। ये क्लियर है क्या सबको? गार्बेज कलेक्टर वाला कॉन्सेप्ट अगर मुझे दे देता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता। ये क्लियर है? अब इसमें गार्बेज कलेक्शन के साथ कैसे होता है वो देखें ऑनलाइन पे। तो गार्बेज कलेक्शन के साथ देखो, ऑब्वियसली डेज आएगी बिल्कुल एज इट इज, ईयर्स देयर इज ईयर्स, फिर यहाँ पे डेज तक कुछ नहीं है। नाउ वीक्स भी कैलकुलेशन होगा, हाँ सॉरी यहाँ पर लाइन नंबर 6 डेज पहले ही मेंशन किया था ना। हाँ, अब यहाँ पे कैलकुलेशन कितना होता है डेज का 135, तो ये 135 ये वैल्यू हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। नाउ ये 91920 जो 500 है, तो 500 का रेफरेंस काउंट पहले कितना था, यहाँ पे डेज में रेफर किया गया था। रेफरेंस काउंट मतलब reference count doesn't mean the address. Reference count means how many times the value is going to be referred or how many times the value is referred. So that is the reference count. ये वैल्यू कितनी जगह पे रेफर की गई है, एंड इट इज लाइक द सेम यहाँ पर भी देखो, जब ये भी लिखा है तो ये भी तो वैल्यू है लिटरली है, तो ये लिटरल भी स्टोर होता है। हाँ, बस कहाँ पे मेंशन किया, इनपुट में देने तक। तो जैसे ये लाइन खत्म हो जाएगी उसी के साथ साथ वो लिटरल भी गायब, तो मेमोरी से उसको भी ऑर्डर दिया जाएगा। कंटिन्यूअसली स्टोर करके रख रहे कि हम नहीं रख रहे, टेम्पररी है इसकी वजह से इसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज ये भी मेंशन होगा। ऊपर से तुम लोगों ने 500 दिया था, तो इनपुट कौन से डेटा टाइप में लेता है, स्ट्रिंग में लेता है ना, तो दैट मीन्स कि ये इस तरीके से भी स्टोर होगा। ये एक वैल्यू स्टोर होगी हीप के अंदर, रेफर कहाँ पे किया गया है उस लाइन तक ही बस, बिकॉज ऑफ दैट वो हीप पे सीधा उसको गार्बेज कलेक्टर उड़ा देगा। ये वैल्यू ली ना, दिस इज ऑल्सो द वैल्यू, ये भी रेफर की जाएगी, मतलब ये भी हम क्या करेंगे हीप में स्टोर करके रखेंगे। सेशन टाइम किती वाजता आहे विचारा नाही का तू? 3 वाजता आहे काहीतरी। एक मिनिट हा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट ऑन दिस? आपण 365 हम्म. साठी आपण मेमरी ऍड्रेस मध्ये ऍड्रेस 365 साठी का आहे ना 365 वाला, जैसे मैंने अभी बताया था यहाँ पे एंटर डेज के लिए भी है, हीप में मेमोरी जाएगी, लेकिन लिख क्यों नहीं रहा मैं, क्योंकि वो बस उसी लाइन तक है, वापस गायब हो रहे, कहीं इसी वेरिएबल को आसान करके नहीं रख रहे। तो वेरिएबल को आसान ही नहीं कर रहे तो उसका मेमोरी एड्रेस में कहाँ पे मेंशन करूंगा, जो इंटरनली मेंशन किया जाता है इनपुट को पास करने के लिए। गेटिंग? तो इनपुट फंक्शन में क्या लिखना है, तो ये मेमोरी एड्रेस इसका उठाया जाता है और वो इनपुट फंक्शन से पास किया जाता है जो टर्मिनल पे डिस्प्ले होता है। फिर इनपुट फंक्शन जो डेटा लेता है हीप में ऑब्वियसली स्टोर होता ही है, विदाउट स्टोरिंग वर्क कैसे करेगा? देर विल बी, इसके लिए भी स्टोर होगा, इसके लिए भी स्टोर होगा, इसके लिए भी स्टोर होगा, वो स्ट्रिंग वाला 500 भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, स्टोर होगा। हम क्यों नहीं लिख रहे, बिकॉज कि इसे कहीं पे हमने वेरिएबल में नहीं दिया है, तो कंप्लीटली कंसिस्टेंटली स्टोर होके नहीं आ रहे वैल्यूज, काम खत्म एंड गायब। बॉल पेन जैसा यूज एंड थ्रो टाइप, वो अपना कौन सा 2 रुपए का 3 रुपए का वो कौन सा पेन पेन होता है, यूज एंड थ्रो पेन ऐसे होते हैं ना वो पेन, चाय संपली फेंकून द्या, तो वो यूज एंड थ्रो जैसा कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे नोट डाउन नहीं करा, अदरवाइज इतना सब कुछ लिखूंगा तो कितना कंफ्यूजन होगा, बहुत ज्यादा, फॉर दैट वो मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पता होना चाहिए ऐसे होता है क्या, हाँ श्योर होता। ओके, नाउ इस लाइन पे आते हैं, ईयर्स तो हमारे पास कैलकुलेशन होके आ गए 1। नाउ जैसे ही डेज कैलकुलेशन करेंगे, कुछ तो भी 135 डेज थे, तो ये 135 डेज की वैल्यू यहाँ पे हमने मेंशन की 3727। रही बात डेज की, तो ये पुरानी वैल्यू का रेफरेंस काउंट कितना हुआ फिर, तो पहले एक जगह पे रेफर की गई थी कहाँ पर, डेज में, तो 500
इस वैल्यू को एक जगह पे रेफर किया गया था डेज में। अभी तो वो डेज में भी नहीं है। अभी तो डेज में 3727 ऐसे था। लाइन नंबर 6 पे फोकस करो, ये इग्नोर कर दो। तो ये 500 का काउंट कितना बनेगा? 0। नाउ द गार्बेज कलेक्टर विल इन्वोक। कब इन्वोक होता है? व्हेन द रेफरेंस काउंट बिकम्स 0। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, आगे वाले पार्ट में हम ऑब्जेक्ट ही कहने वाले। पाइथन में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट बाद में कहेंगे, लेकिन पहले हमें पता ही नहीं है ना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसकी वजह से नहीं। इतना समझ सकते हो कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, जो तुम लोगों ने साइंस में भी सीखा होगा। लाइक कि कुछ भी जो है अवेलेबल है, एग्जिस्ट करता है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। मतलब ये बोर्ड ऑब्जेक्ट है, ये पेन ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन ऑब्जेक्ट। ओके, दैट इज द पार्ट कि 500 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इसके अंदर। इसकी वजह से इसको क्या कहेंगे हम? ऑब्जेक्ट कह सकते हो। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का रेफरेंस काउंट अगर 0 हुआ तो वो ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर रिमूव कर देगा। उसको फ्रीज करना कहो कहो, ठीक है। डिलीट वगैरह तो आमतौर पे यूज करते हैं ना। फ्रीज को थोड़ा सा अलग लगता है। फ्रीज करना इज लाइक, डजंट मीन कि रेफ्रिजरेटर में रख देंगे और ऐसा नहीं है। फ्रीज इज लाइक कि उसको क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। ओके, तो क्लियर है सबको? इसका मतलब ये वैल्यू फ्रीज। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे अगेन ये 135 ये भी तो गायब हो गया। तो ये 135 भी बाद में जाके रेफरेंस का काउंट 0 होने के बाद ये भी रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यूज हमारे रिमूव हो जाते। आया समझ में? अब मैंने तुम लोग को बता दिया। अब तुम लोग क्या ट्राई करोगे? पहले नोट डाउन करोगे। नोट डाउन करने के बाद मेमोरी डायग्राम निकालोगे। मतलब कैसे? लाइन बाय लाइन। मेमोरी डायग्राम निकालते निकालते ही गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट भी खुद से ट्राई करोगे। कैसे करना है? सेम। डेज आया, डेज लिखा, उसके बाद ईयर्स कैलकुलेशन करके ईयर्स लिखे। फिर डेज कैलकुलेशन किया, 135 आया, 135 लिखा। लेकिन अभी 135 की वैल्यू जो थी पुरानी, उसको तो कैंसिल किया। मतलब रेफरेंस काउंट किसका गया? 190 का, 1920। ये 1920 और कहीं पे रेफर है नहीं है, इसका मतलब गार्बेज कलेक्टर विल रिमूव दिस। ऐसे करना है। आया समझ में? कर सकते हो? ट्राई करो। नहीं करने आता तो फिर बाद में फिर से बताऊंगा। ओके, चलो। नोटबुक में लिखोगे प्रोग्राम, फिर ट्राई करोगे, और आउटपुट भी लिखना रहेगा अपने ये वाला। ओके, इसका आउटपुट रहना गया अपना। सो आउटपुट में ऐसे लिखो, क्या है? ईयर :1, कॉमा, वीक्स :19, कॉमा, डेज :2। तो दिस इज योर आउटपुट। इतना आना चाहिए। ओके, प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ मैं टाइम। हाँ, टाइम पास नहीं करते बैठने का। चलो, तो और सब नहीं करना है। सबका साथ सबका भी।
सभी के सभी प्रोग्राम सही से करोगे क्या? GC removes unused objects from the memory. Yes. Yes, Harshad. उसको गार्बेज वैल्यूज भी कहते हैं, वो भी नोट डाउन करके रखो। ऐसी वैल्यू जो कहाँ पे रेफर नहीं की है, जिसका रेफरेंस काउंट 0 है, दैट इज गार्बेज फॉर अस, क्योंकि वो हमारे लिए कहीं पे मायने ही नहीं रखता ना, यूजफुल नहीं है हमारे लिए। तो जो यूजफुल नहीं है वो गार्बेज बनेगा। नोटबुक मध्ये लिहून झालंय? नक्की डायग्राम काढली? लॅपटॉप पडेल ना, डायग्राम कुठे आहे? हा का? क्या पेज मतलब कि पेज बचा रहे हो क्या? कैसे होता है ये डायग्राम, कहाँ से निकालते हो तुम? इसको ट्राई करके ना, इसको जैसे यहाँ पे जहाँ पे तुम डायग्राम निकाल रहे हो ना, उसकी जगह पे ही वहीं पे वो मेमोरी डायग्राम भी आना चाहिए, तो टाइम लगेगा। तो तुम्हारे प्रोग्राम के नीचे ही मेमोरी डायग्राम, और वो एक ही पेज पे होगा तो बढ़िया होगा। आधा पेज छोड़ो दोगे या थोड़ा बहुत पेज है उसे छोड़ दोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा? पूरे मेमोरी डायग्राम ये तो ऑलरेडी की होते देखो, काय चेंज कर एवढे तर आता अजून 2 दिवसाचं सांगतो. आधीच पायथन येतं का? हा प्रोग्राम तू पहिल्यांदा केलाय? मी सांगितला होता, तू सांग शकतोय. अच्छा, याचे फक्त वेगवेगळे डे वेगवेगळ्या पद्धतीने लिहिले ना? हा, तर ते व्हेरिएबल एकच असतं, ते चेंज कर फक्त. कसं? या पद्धतीने वेगवेगळे असाइनमेंट होतच नाहीत, कारण ऑलरेडी जी व्हॅल्यू आहे का नाही ती रिअसाइनिंग मला कॉन्सेप्ट असल्यामुळे त्याच ठिकाणी जाते. मग इथे पण व्हेरिएबल आहे, इथे पण व्हेरिएबल आहे, कोणता व्हेरिएबल ऍक्सेस होणार? मग कसं नाही, वरचा कसं होणार? अच्छा, तो वरती रिसेंटली असतो म्हणून ते लिफो वगैरे टाईप मध्ये असं म्हणते का? मोस्टली तसं नाही प्रिफर करत आपण, जुन्या गोष्टी आहेत ते रिमूव्ह होणार त्याच्यात. म्हणून स्टॅक जे आहे त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू जे आहे का नाही, ते एक व्हॅल्यू त्या ठिकाणी मेन्शन होतेच. एकच व्हेरिएबल ठेवा, मल्टिपल व्हेरिएबल्स नका घेऊ. एवढं म्हणजे डिटेलवाल्या पार्ट मध्ये ते तसं पण रिअसाइनिंगच होणार आहे, म्हणून ते रिअसाइनिंगचा कॉन्सेप्ट असतो. हम्म. हम्म.
नाही डायरेक्ट करायचं होतं आपण करून दाखवलं होतं. स्प्लिट काय केलं तर स्प्लिट वगैरे शिकवले मी अजून. स्प्लिट कशाचं आहे माहितीये का? स्ट्रिंग कुठे शिकवली मी अजून? ते नाही करायचे का? हाँ ओके डन. अब मेन इम्पोर्टेंट सिखा देता हूँ मैं. ठीक है नाउ सेकेंड असाइनमेंट में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. दैट क्वेश्चन इज स्वैप नंबर. ओके बाकी तुम लोग देखो अब जिस तरीके से हमने डेज को कन्वर्जन किया तुम आवर्स को भी आवर्स मिनट्स एंड सेकंड को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है. कर सकते हो. उल्टा करना पड़ेगा थोड़ा सा बस. उसके बाद ये तो हमारे पास फॉर्मूला है तुम्हारे पास तो इसके लिए तुम लोग को कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट के लिए फॉर्मूला निकालना पड़ेगा. आई होप कि तुम लोगों को फॉर्मूला बनाने के लिए आता होगा. ओके मतलब मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. तो वो x की वैल्यू क्या है y की वैल्यू क्या है ये फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे सच सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन बनाने के लिए आते होंगे राइट. आता है ना कैलकुलेशन करना करके दिखाओगे. क्या है ये c डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू af minus 32 divided by 9. What we have to mention af. ओके तो मैं थोड़ा सा उल्टा लिखता हूँ अभी af इज इक्वल्स टू सॉरी af माइनस 32 इज इक्वल्स टू तो ये 9 होता है जो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर कहते हैं ना इसको तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो ऊपर न्यूमिनेटर होता है ना. हाँ तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा तो यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 5 ऐसे आएगा. उसके बाद ये 32 भी बचा तो ये f इज इक्वल टू 3 into 9/5 प्लस 32 तो ये बना तुम्हारा फॉर्मूला. ओके बताया मैंने कैसे करना है नोट डाउन मत करना घर पे जाके वापस खुद से ट्राई करना. ठीक है. हाँ रेफरेंस के लिए फोटो निकाल के रखो ताकि क्रॉस चेक करना है हमें अगर कैसे करते हैं तो. ठीक है या फिर रिकॉर्डिंग्स तो हमारे पास अवेलेबल है ही. ये भी कुछ वैसे ही है तो ये कंप्लीट कर सकते हो कैलकुलेट एरिया. ये तो एक ही प्रोग्राम में दोनों का एरिया कैलकुलेशन करना है. ठीक है मतलब दो अलग अलग प्रोग्राम करने एक ट्राइंगल के लिए एक रेक्टेंगल के लिए. हाँ नाउ कैलकुलेट सेलिंग प्राइस ये भी हो जाएगा तुम लोगों से. हाँ ये भी ट्राई कर सकते हो परसेंटेज फाइंड आउट करोगे बेसिक का तो बेसिक इज सपोज लाइक बेसिक इज 10,000. ओके तो अगर 10,000 ये बेसिक है तुम्हारी तो हमें एक टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है जिसमें डी ए 10% होगा. 10% मतलब 10,000 का 10% कितना होगा 100 हजारों सॉरी 1,000 ना. हाँ तो 1,000 उसके बाद बेसिक. हाँ 12% ऑफ बेसिक मतलब 1,200 प्लस या 15% मतलब 1,500 टोटल कितना आएगा कैलकुलेशन 1,3,700. ओके तो ये 1,3,700 इज योर टोटल सैलरी. तो ये टोटल सैलरी कैलकुलेशन कैसे करोगे उसके लिए परसेंटेज पहले फाइंड आउट करने पड़ते हैं. डीए अमाउंट टीए अमाउंट एचआरए अमाउंट ये फाइंड आउट करो एंड देन उसके एडिशन परफॉर्म करोगे और फिर तुम लोगों को टोटल सैलरी मिल जाएगी. ओके क्लियर है सबको कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हो ऐसे. ठीक है. हाँ ना उसके बाद 3 डिजिट नंबर की सम ये वाला भी चेक कर लेते हैं. ठीक है 1:30 तक सेशन है ना. हाँ तो ये दो चेकआउट कर लेंगे ये एक कंप्लीट कर लेंगे. बाकी मुझे कहीं पे रिवर्स तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो हिंट दूंगा मैं एक. उसके बाद हाँ शैप ये कैलकुलेशन कर लीजिए ये 3 प्रोग्राम करके देखेंगे. अब मैं तुम लोग को प्रोग्राम करके दिखाऊंगा मतलब करके दिखाऊंगा. बाकी तुम लोग घर पे जाके आराम से उस पे जिस तरीके से ड्राई रन करते थे वो कर लेना चलेगा. गेटिंग क्यों क्योंकि उसको टाइम लगता है. तुम टाइम ले लो और वो 2 घंटे में कंप्लीट नहीं होता है बस दैट्स इट. तो इसकी वजह से थोड़े से एफर्ट तुम लोग को बाहर से भी देने पड़ते हैं याद रखना. गेटिंग 2 आवर्स का टाइम इनफ नहीं होता है समटाइम्स ये तो सेशन में ले रहे तो बाहर से मतलब कि घर पे जाने के बाद भी 2 आवर 3 आवर स्टडी करना पड़ता है. गेटिंग तो ये कैलकुलेशन कौन सा करे पहला 3 डिजिट नंबर का सम. तो 3 डिजिट कैलकुलेशन करने हैं उसके लिए प्रोग्राम ले लेते सम ऑफ डिजिट.
ऐसे कहा ना हमने। असाइनमेंट 2 में से कौन सा क्वेश्चन था वो? 7th है क्या? अच्छा ये भी 7th ही है। 7 थाला फॉर रीजन। क्या पूरा आईपीएल का थाला है इन्हें भी। हाँ तो डिजिट पहले तो नंबर लेना पड़ेगा, एक 3 डिजिट। ओके तो एक नंबर ले लेते हैं। तो अभी के लिए मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ, या कोई दूसरा नंबर है तुम्हारे पास? वो मैजिकल नंबर मत बोलना। 4 2 8। ओके चलेगा। हाँ तो 4 2 8 ऐसे एक नंबर ले रहे हैं। अब इसमें से हमें क्या करना है, इन डिजिट्स की कैलकुलेशन करना है। अब इन डिजिट का अगर कैलकुलेशन करने की हम कोशिश करेंगे तो करेंगे कैसे? तो पहले तो हमें डिजिट सेपरेट आउट करके चाहिए होंगे। तो अब इन डिजिट को सेपरेट आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ तो भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिससे मुझे कैलकुलेशन में क्या मिले, 8 सेपरेटली मिले, 2 सेपरेटली मिले, 4 सेपरेटली मिले, और फिर इनकी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो ये 10 and 14 राइट, ऐसी कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पे आंसर हमारा ये आना चाहिए। लेकिन उसके लिए तो हमें डिजिट सेपरेट आउट करने पड़ेंगे। फ्लो समझ में आ रहा है? हमें डिजिट्स की सम निकालनी है, तो ये सम तो बाद में आएगी, पहले डिजिट निकालना पड़ेगा। और उसमें से डिजिट सेपरेट आउट पहले तो करना सीखना पड़ेगा। तो डिजिट सेपरेट आउट करते हैं मतलब क्या करते हैं, तो यहाँ पे 4 2 8 कैसे कैलकुलेशन करेंगे डिजिट सेपरेट आउट करने के लिए? टेंस एंड हंड्रेड्स, गुड। यू नीड टेंस एंड हंड्रेड्स वाला है वो सिनारियो हमें पता है, वो कर सकते हैं। अभी कितने डिजिट चाहिए, एक ही ना? तो एक डिजिट चाहिए तो हम लास्ट वाला रिमूव कर सकते हैं उसको। कैसे करेंगे देखो, मेरे पास 420 + 8, इसका मतलब होता है 428, मतलब ये तुम्हारी वैल्यू जो है वो टेंस पे है। दिस इज यूनिट वैल्यू ना, सिंगल यूनिट वैल्यू। तो ये 8 वैल्यू कैलकुलेशन करना है, तो इसका मतलब ये टेंस पे रिलेटेड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको टेंस से डिवीजन करूंगा तो मेरा ये रिमाइंडर आ जाएगा। गेटिंग? देखो कैसे, 4 2 8 ये नंबर है। हमने क्या डिसाइड किया कि उसमें से 8 फाइंड आउट करना है, तो ये टेंस वाली वैल्यू होती है। मतलब ये अगर मैंने 8 निकाल दिया, इसका मतलब क्या है, वो 420 वैल्यू है ना, मतलब टेंस पोजीशन की वैल्यू है। तो ये टेंस पोजीशन की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए, तो ये हमें टेंस के साथ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो टेंस के साथ हमने कैलकुलेशन किया, 10 4 फिर ये 2, फिर 8, 10 2 20, रिमेनिंग 8। आगे कैलकुलेशन नहीं करना है यहाँ तक ही। देखो आ गए रिमेनिंग 8। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? और ये भी देखो, इसका भी यूज कहाँ पर होगा। मैंने अगर डिजिट सेपरेट आउट किया, रिमेनिंग कौन सी वैल्यू है, 42 बचा। 8 अगर मैंने सेपरेट आउट किया है नंबर में से, तो वैल्यू कौन सी बची फिर? 42 क्वेश्चन में मिला। क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करते हैं? आया समझ में? तो पहले डिजिट सेपरेट आउट करना पड़ेगा। अब डिजिट सेपरेट आउट करने के बाद वो नंबर बनाना पड़ेगा। और नंबर बनाने के बाद अभी मेरे पास देखो 42 नंबर है। तो क्या इसमें से फिर मैं 2 कैलकुलेशन कर सकता हूँ? फिर 2 में रिमूव करूंगा तो मुझे 2 रिमूव करने के लिए कैलकुलेशन वही करने पड़ेंगे डिजिट सेपरेट आउट। ओके देखो करके दिखा रहे हो, मैं ये डिफरेंस के लिए रख रहा हूँ। 4 2 8, तो 4 2 8 में से ये फाइंड आउट करना है। तो ये डिजिट 1 इज इक्वल्स टू क्या, इनसे मेंशन करना पड़ेगा, 4 2 8 मॉड 10। कितना आंसर आता है? 8। पहले से करके रखा है, तो दैट 8 विल बी स्टोर्ड इनटू द D1, दैट मींस दिस इज द डिजिट 1। नाउ अब डिजिट कैलकुलेशन किया 8, तो ये 42 बनाना पड़ेगा। तो 42 बनाने के लिए उस नंबर को ही 42 बनाना है, दैट 42 428 सॉरी 428 फ्लोर डिवीजन से मिला था, तो यहाँ पे फ्लोर डिवीजन 10 से ही कैलकुलेशन किया था, जिसका आंसर 42 आता है। एंड नाउ दिस इज योर नंबर। मतलब यहाँ से आगे अभी मतलब मेरे पास नंबर क्या बचा, 42। अब इसमें से 2 सेपरेट आउट करना आता है हमें, किया था हमने लास्ट डिजिट सेपरेट आउट। तो लास्ट डिजिट सेपरेट आउट करने के लिए वापस से D2 इज इक्वल मतलब सेकंड डिजिट मिलने वाला है ना हमें। अभी नंबर में क्या बचा है, 42। तो 42 मॉड 10 करो, कितना आंसर आता है देखो। कितने आंसर आएगा, 10 4 40, क्या बचा
2, सो 2 इज योर रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर यहाँ पे मिल जाएगा। सो आया समझ में? और फिर से वापस वो नंबर बनाते हैं, तो मैंने अगर 2 को सेपरेट आउट किया तो क्या बना? 4। तो यहाँ पे 42 फ्लोर डिवीजन 10 करने पर कितना आंसर आता है? 4, सॉरी 10, 4 जार 40, मतलब क्वेश्चन में 4 आ गया, दैट्स इट। यहाँ पे आंसर आ गया 4। तो कुछ लोगों को क्या लगेगा, ये मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, मतलब कैलकुलेशन हो गया, हमें 3 डिजिट सेपरेट आउट करने के लिए चाहिए था, हो गया ना। कंसिस्टेंसी की जरूरत है। तुम लोगों ने जब भी तुम लोगों को नंबर सेपरेट आउट करना था, डिजिट सेपरेट आउट करना था, फ्लोर डिवीजन का यूज किया ना, सॉरी मॉडुलस का यूज किया ना, तो अभी भी डिजिट सेपरेट आउट करने के लिए मॉडुलस का यूज क्यों नहीं कर रहे? गेटिंग? इसी वजह से मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ फॉर द कंसिस्टेंसी एंड यूर आगे वाला पार्ट। सो 42, सॉरी 4 बनाना, 4 फ्लोर डिवीजन 10, कितना आंसर आता है? 10 जीरो जीरो बचा 4, कैलकुलेशन हो तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे गया ये 4। और फिर नंबर में 4 फ्लोर डिवीजन 10 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 4, सॉरी 10 जीरो जार, अब नंबर में क्या बचा? कुछ है क्या फाइंड आउट करने के लिए और सेपरेट आउट करने के लिए? तो एक्चुअली बराबर जगह पे जाने के बाद क्लाइमेक्स बराबर होना चाहिए ना। हो गया ना अपना प्रोग्राम का क्लाइमेक्स? मतलब अभी मेरे पास नंबर नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए, पहले था 4। इसकी वजह से मैंने इसको नहीं लिया, मैंने 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा बना दिए, लेकिन इसकी वजह से मेरी कंसिस्टेंसी बची। नाउ एक डिजिट सेपरेट आउट करना है तो ये एक बार करना पड़ता है, 2 डिजिट के लिए 2 बार, 3 डिजिट के लिए हमारे कितने डिजिट है? 3 डिजिट वाला, तो 4 डिजिट के लिए 4 बार, 5 डिजिट के लिए 5 बार। समझ में आया? बाकी सिनारियो सेम ही है क्या? हाँ, तो इसके लिए प्रोग्राम भी नोट डाउन करके देखें। गेटिंग? चलो ट्राई करके देखो, सॉरी ट्राई नहीं, इसको फोटो निकाल के रखो इसका, बाकी प्रोग्राम में लिख के देता हूँ इसके लिए। ओके, प्रोग्राम में लिख के देता हूँ, इसका फोटो निकाल के रखो। हाँ, फोटो का यूज करेंगे हाँ। गेटिंग? मोबाईल का यूज सिर्फ और सिर्फ चॅटिंग करने के लिए नाही करणार. जेवलीस का आणि जेवलात का, दिवसातून किती वेळा काय माहिती? मैं क्यों दे रहा हूँ पता है? एक्चुअली दिस इज द हिंट, लिंक्डइन पे क्या पोस्ट करना है। एवरी वीक में 2 बार लिंक्डइन पे पोस्ट जानी चाहिए तुम लोगों को। गेटिंग? तो क्या क्या सीख रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, ये नए हिंट्स मिल रहे हैं, डिजिट सेपरेटर प्रोग्राम कैसे किया हमने, क्या सजेशन दिए थे, दिस इज द थिंग आई लर्न इन दिस वीक यूनिकली, जो मुझे पहले पता नहीं था, क्या हुआ मिल गया। ये सीधा पोस्ट भेज दो, कि मतलब ये फोटो भेज दो उसको चार जीपीटी को बोलो एक इमोजीज, थोड़े से कम इमोजीज के साथ, वरना वो क्या करता है, पाइथन को साफ दे देता है। सच में लिटरली पाइथन को साफ दे देता है। उस दिन मैंने पावर बीआई के लिए मैंने कहा पावर बीआई डेटा एनालिसिस से अभी तुम लोग का पाइथन कंप्लीट हो चुका है तो उसके लिए पोस्ट डाल दो। अब बंदे ने शेयर किया और उसमें लिटरली पाइथन के लिए साफ है, तो मैंने कहा अरे वो निकाल दे भाई ये देगा तो वहां पे लिंक्डइन पे। तो लिंक्डइन से जब भी मतलब कि चार जीपीटी यूज करके पोस्ट बना रहे हो ना, तो कम से कम इमोजीज यूज करना और प्रोफेशनल इमोजीज यूज करना। गेटिंग? ते वाकडतोंड केलेले इमोजीज वगैरह तसले तसले नाही पाहिजे आपल्याला। हाँ डन। तो इसको अभी मैं इरेज कर देता हूँ एंड वी आर गोइंग टू राइट द प्रोग्राम। तो D1 इज इक्वल्स टू क्या था? नंबर में से ही फाइंड आउट करना है, तो नंबर मॉड 10, और फिर उसी नंबर को बनाने के लिए नम फ्लोर डिवीजन 10, इतना ही है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही है। डिजिट सेपरेट आउट करो एंड नंबर बनाओ, फिर से डिजिट सेपरेट आउट करो, फिर से नंबर बनाओ। तो अब डिजिट सेपरेट आउट करने पर D2 के कैलकुलेशन कितने आएंगे? नम मॉड 10, और फिर से नम इज इक्वल टू नम फ्लोर डिवीजन 10, फिर से D3 कैलकुलेशन करना है तो नम मॉड 10 और नम इज इक्वल टू नम फ्लोर डिवीजन 10। नाउ
गिव मी द आंसर कि इसमें नम की वैल्यू क्या आएगी एन में, एन में। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। डिजिट सेपरेट आउट कब तक कर रहे हैं हम, जब तक नम जीरो ना आ जाए या नंबर जीरो नहीं है तब तक। आगे वाला हिस्टोरिक दे रहा हूँ। मार्वल की मूवी देखते हो क्या कोई, मार्वल की मूवी देखते है क्या कोई? मार्वल की मूवीज में ना एंड में, एंड में मूवी खत्म होने के बाद भी ना 1 मिनट की क्लिप होती है, हिस्टोरिक फॉर द नेक्स्ट। या उनके मूवीज में भी ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आगे वाली मूवीज के लिए बता दे। रिक्वायरमेंट इज कि मार्वल मूवी देख के आ जाओ, तब समझ में आ जाएगा रंजीत कामेश्वर किस तरीके से सेशन लेते हैं। ऐसी रिक्वायरमेंट डालनी पड़ेगी आगे मुझे। तो डेटा एनालिटिक्स में पाइथन बेसिक्स करना है ना, अदर टूल्स है। हे क्या आहे रोहित, जागेवर आहे का तू? जरा काय चालू आहे टॉपिक, तू काय विचारतोय? हे आता गरजेचं आहे, नंतर मला रिच आउट कर याच्यावर, हे बघ हे नंबर माझा घे. इस पे रिच आउट कर. मैं क्या पढ़ा रहा है तू, क्या पढ़ा रहा है? मैं किसके बारे में बोल रहा है, तू किसके बारे में बोल रहा है? हाँ, ये रिच आउट कर. ईस्टर एग भी होते हैं पोस्ट क्रेडिट से, मतलब नेक्स्ट मूवी में कैसे होने वाला है। ईस्टर एग्स फॉर दी कि यहाँ पे मूवीज के बीच में ही बता दिया जाता है कि आगे वाली मूवीज में भी क्या हो सकता है, दिस टाइप ऑफ पार्ट, तो दैट इज द ईस्टर एग। ठीक है, ये वाला पार्ट ईस्टर एग है तुम लोगों के लिए। मैं पहले बताता हूँ, बाद में तुम खुद से ढूंढ के ले सकते हो कि अच्छा सर ने ये पहले बताया था, और मैं मोस्टली करता हूँ ऐसे। हाँ ठीक आहे, डन. नंबर घेतला ना ते, त्याच्यावर पाठव मला, त्याच्यावर क्वेश्चन विचारा. मी काय शिकवतोय हे ते काय म्हणतोय की त्याच्यामध्ये ते चालतं का? अभी भी सिलेबस पे ही है. हाँ, अब सम निकालने थे ना, तो सम इज इक्वल्स टू D1 प्लस D2 प्लस D3 एंड प्रिंट क्या करना है हमें, सम. तो सम ऑफ डिजिट इज कोलन के बाद यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, क्या है ये, सम में है ना. हाँ, तो नंबर यहाँ पे ले लिया, इसका आंसर कितना आता है, 14 आ रहा है क्या? अब इसे यूजर से लेके लेते हैं. ओके, मतलब इस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हो क्या? हाँ, बट थिंग इसकी इसकी जगह पे मतलब ये ऑलवेज, ऑलवेज दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू कैलकुलेट द सम फॉर ओनली 4 2 and 8 नंबर, ऑलवेज राइट. तो हमें यहाँ पे डायनेमिक बनाना पड़ेगा. जब भी डायनेमिक बनाने की कोशिश करते हो यूजर से इनपुट ले लेना, एंटर. अब यहाँ पे 3 डिजिट बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है. गेटिंग, उसने 4 डिजिट दे दिया तो गया कैलकुलेशन इधर की उधर. तो 3 डिजिट नंबर. ओके, एंड नाउ दिस इज योर प्रोग्राम. ओके, नोट डाउन कर लो प्रोग्राम, घर पे जाके वापस ट्राई करना है. हाँ, वो भी ट्राई कर सकते हैं. तुम जो कह रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड. हर्षद, वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मार्वेल की तरह टेक्निक यूज करते हो ना मैं, तो मार्वेल की जिस तरीके से मतलब आगे ये काम आएगा प्रोग्राम हमें. मैंने तो बताया था तुम लोगों को, आगे ये काम आएगा प्रोग्राम, क्योंकि ये प्रोग्राम हम ऐसे नहीं लिखते लिटरली. अगर ऐसे लिखूंगा तो फिर गया. देखो, ये सेम लिखा, वापस से वही लाइन लिखी, वापस से वही लाइन लिख रहा हो. इसको कहते हैं कोड रिडंडेंसी. दोबारा दोबारा वही चीज लिख रहे हो, जो चाहिए कि प्रैक्टिस में नहीं चाहिए. तो उसकी वजह से हम ये मेंशन कर रहा हूं मैं, एंड दिस कोड रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करेंगे आगे वाले टेक्निक, क्योंकि ये प्रोग्राम फिर 3 डिजिट का ही करना है. ये प्रोग्राम सम कितने डिजिट के करके देगा, 3 डिजिट की. मेरा प्रोग्राम तो ऐसा होना चाहिए जो मुझे 5 डिजिट के भी करके दे, 2 डिजिट के भी करके दे, 7 डिजिट के भी करके दे, या 10 डिजिट के भी करके दे. तो ये सम जो कैलकुलेशन करना है वो तो डायनेमिक रखना पड़ेगा ना. तो फॉर दैट ले रहे हैं हम. ठीक है, आगे वाले पार्ट में देखेंगे हम कैसे करना है. रोहित, क्या नाम था ये, गुजर. रोहित गुजर, गेटिंग. तुम्हारा आंसर मैं दूंगा, मुझे पर्सनली DM कर लेना पहले. ओके, रोहित. रोहित गुजर गया, गायब हो गया.
हाँ, डन। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इसमें? नाउ नेक्स्ट, अब शॉपिंग नंबर का देख ले। शॉपिंग नंबर के लिए घर में कभी तुम लोगों के पास ऐसे हुआ क्या? एक सिनारियो ऐसे बता देता हूँ मैं, कि घर वाले सब कुछ बाहर शादी वगैरह में कहीं पे गए, कहीं रिलेटिव्स के पास गए, एंड नाउ हम घर पे है। ओके, और फिर वो जो दूध वाला जो आता है एक्चुअली, ओके, फिर चाय भी हमें पीनी होती है। तो हमारे घर में ना ऐसे होता है, एक ऐसा कंटेनर होता है, पतीला कह सकता हूँ मैं सीधा, एक पतीला जो सिर्फ और सिर्फ दूध रखने के लिए ही वो बनाया होता है, मतलब कि उसके लिए होता है वो। और एक ऐसा पतीला जो सिर्फ चाय के लिए होता है, होता है। अच्छा, सबके घर में होता है क्या? मेरे को लगा कि मेरे ही घर में होता है। सबके घर में होता है तो अब बेस्ट बढ़िया है। फिर अब नाउ तुम लोगों से, मतलब तुम लोगों को भी याद है क्या भाई ऐसा एक पतीला होता है? अब थिंक इज कि मुझे वो याद ही नहीं रहता है मोस्टली, कौन सा पतीला किसके लिए है। लेकिन दो दो अलग अलग पतीले होते हैं। हाँ, लेकिन अगर सोचो, गलती से तुम लोगों ने क्या किया, दूध वाला जब आया तो चाय वाले पतीले में तुम लोगों ने दूध ले लिया, और फिर दूध वाले पतीले में तुम लोगों ने चाय बना दी, और बाहर जो गए थे घर वाले वो वापस आ गए। पता नहीं उस दैट टाइम, मतलब उस एक समय पे एकदम से मम्मी की ओसीडी कैसे जाग जाती है। एकदम से ओसीडी जाग जाती है, नहीं भाई तू पहले ये कंप्लीट कर, मतलब ये चेंज कर दे, ऐसे कर मत। होता है, मोस्टली होता है। अगर ऐसा कुछ रखेगा, मतलब कि देखो, झाड़ू की जगह कुछ एक जगह पे है, हमने झाड़ू की जगह भी चेंज कर दी तो ओसीडी जाग जाती। चप्पल उलटे पडलेले असेल तर सरळ करा। दैट इज पार्ट, ये ओसीडी वाला पार्ट बहुत ज्यादा हिट करता है मोस्टली। तो ऐसे सोच लेते कभी मम्मी की ओसीडी जाग गई है, हमें वो चेंज करना है। ओके, नाउ वी हैव टू कंटेनर्स। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ मैं, एक मिनट। कमांड प्रॉम्प्ट मतलब हैकिंग नहीं सिखा रहा हूँ, पता है ना? आई जस्ट वांट अ ब्लैक बैकग्राउंड ओनली। फिर बोलोगे सर हेलो वर्ड सीख लिया, आप पाइथन सीखो, पाइथन सॉरी, अब हेलो वर्ड सीख लिया हो, क्या बताओ? हैकर। हैकर कैसे बनते हैं वो सिखाओ सीधा। हैकिंग कैसे करते हैं, वीडियो देखा है कि तुम लोगों ने वो? हेलो वर्ड सीखता है पाइथन में, हेलो वर्ड सीखता है वो भी एक ही लाइन का होता है। और वो सीखने के बाद फिर बोलता है। और करंटली वो देखा कॉकरोच पार्टी वाला, वो देखा, वो तो मैं भाई लिटरली बहुत हंस कर रहा था। पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है उसमें, अरे। और सिंटैक्स एरर के 3 कोड है। अगर तेरे कोड में सिंटैक्स एरर है तो भाई तू करते हो तो रहा बोलते हैं। और वो कैलेंडर में खुद आईटी में जॉब कर रहा हो, कौन सी कंपनी है निकाल दो उसको। वो सिंटैक्स एरर के कोड डाल रहा है तुम्हारे एप्लीकेशन में बंदा। मतलब मैं ऑब्वियसली मैं किसी पार्टी रिलेटेड नहीं हूँ, ऑब्वियसली आई एम न्यूट्रल थिंग। कभी कभी भाजपा को भी मैं वो ट्रोल करता हूँ, मैंने बताया था वो पॉलिटिशियन वाला, रिमूव द एग्जाम्पल, ट्रांसलेटर वाला, वो उसका ही था। थिंग इसकी बहुत ऐसा होता है, थिंग इसकी, लेकिन ये क्या है ये? वो झूठ बोलो लेकिन ऐसे बोलो कि भाई आगे वाले को कन्विंस कर दो सीधा। मतलब आगे वाला भी कंफ्यूजन में था, अरे ये सच में बोल रहा है क्या, इसको हैकिंग आती है क्या? 3 कोड चेंज कर दूंगा ईवीएम हैक हो जाएगा, चल बे। तेरे जैसा 3 कोड करके अगर ईवीएम हैक हो जाता था तो ईवीएम बनाने वाले वहां पे क्या कर रहे हैं? कुछ भी। पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है बोले, फुल स्टैक का आंसर पूछ लिया होता तो वो एकदम से टेंशन में आ जाता क्या होता है फुल स्टैक। ये थी यूथ की दिशा भूल, लग रहा है मेरे को अभी। जिस दिन वो सीजेपी पार्टी आई थी ना, लिटरली कह रहा हूँ मैं, सिंगल, यहाँ पे देखो, ये करना बहुत ज्यादा इजी हो रहा है अभी, बिकॉज ऑफ द इंस्टाग्राम। कि किसी का भी माइंड तुम ब्रेन वॉश कर सकते हो इजीली, थोड़ा सा करके। सीजीपी ने वही किया। पहले सीजीपी आई ना, तो वो ऑब्वियसली उनको कहना था कि हम वो कुछ करेंगे, तो हमें भी लगा भाई करो हमारे लिए, कुछ तो भी करो, हम सपोर्ट में है। वही प्रोपोगंडा लेके आ रहे हैं, उनका कुछ तो भी एजेंडा था, यूथ को कुछ तो भी लेके आना है। पता नहीं ये एजेंडा प्रोपोगंडा में कैसे बदल गया। थिंग इसकी गेटिंग, कभी कभार ऐसे चेंजेस करने चाहिए, वो फ्लिप मारना होना चाहिए। सीजेपी सपोर्टर था, अभी सीजेपी सपोर्टर नहीं हो, होना चाहिए जैसे समझ में आ जाए। बीजेपी सपोर्टर हो, हाँ, लेकिन गलत किया है बीजेपी ने, दूर रहो। सिंपल आंसर। गेटिंग हमारे लिए चल रहा है ये, तो किसी एक पार्टी पे नहीं हो वो तो बढ़िया ही है। ओके,
आते हैं अपनी बहन पेस्ट कंटेनर पे आते हैं, मम्मी की ओसीडी जाग रही है, वो चप्पल मारेगी सीधा। हाँ, तो यहाँ पे 2 कंटेनर ले लेते हैं। एक कंटेनर, आर्टिस्ट नहीं है मैं, गेटिंग कंटेनर कह रहा हूं तो कहो, वो अभी इस देश से भाई ने बोला है तो है, भाई ने बोला दिखता है तो दिखता है, कंटेनर है तो कंटेनर है। सो दिस इज द वन कंटेनर। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करता हूँ मैं। तो सपोज ये कंटेनर है, ओके। और इस कंटेनर में हमें एक्चुअली ये एक कंटेनर है, और ये हमारे पास दूसरा क्या कंटेनर है, वाई कंटेनर है। ठीक है ना, अब इसके अंदर सपोज क्या है, मिल्क, और इसके अंदर है वाटर। क्या है, वाटर, वाटर, वाटर। प्रोनाउंसिएशन भाई लिटरली ले लेवल लग में जाते थे भाई। हाँ, ना हमें इसको साफ करना। अब साफ करने के लिए सोचो, मैंने वाटर दे दिया सीधा मिर्च, तो फिर उस बंदे को बुलाना चाहिए जो बंदा दूध का दूध और पानी का पानी करके देगा। तो अगर ऐसा कर दोगे तो मतलब लिटरली तुम किसी एक जगह से वो सीधे वैल्यू अगर वहां पे लॉस कर दोगे, मतलब वाटर मैंने सीधा मिल्क वाले कंटेनर में डाल दिया, वो पानी पानी हो गया, सीधा पानी ही हो जाएगा, ना तो वो पीने के लायक हो जाएगा ना कुछ। गेटिंग? तो इस तरीके से मिक्सअप तुम नहीं कर सकते, सेम फॉर आवर वैल्यूज ऑल्सो। एक्स के पास कुछ वैल्यूज है ऑल, तो तुम मिक्सअप नहीं कर सकते। गेटिंग? तो तुम क्या करते हो फिर ऐसी जगह पे, हमें स्वीप करना है तो, और एक कंटेनर पक्का 100% एक्सपिरियंस आला है तुम्हाला ओसीडीचा, गारंटी से। तो एक और कंटेनर ले लेते, जेड नाम दे देता हूँ। पतीले का नाम रखते हो का तुम लोग, नहीं ना? हा पतीला, याचं नाव काय आहे समजा बंट्या आहे, हा पतीला त्याचं नाव गोट्या आहे समजा, असं काय, नाही ना? हाँ, तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये अगर वाटर मैं यहाँ पे जेड कंटेनर में डाल दूं, तो इसके पास क्या जाएगा, वाटर। गेटिंग? इसका मतलब है क्या, आंसर। हमारे यहाँ नहीं होता, बस इतना है, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस काउंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट, तो हमारे यहाँ नहीं होता, ऐसे समझ लो। एंड नाउ अब यहाँ पे वाटर नहीं है ना वाई में, अब थिंग की यहाँ पे मिल्क तुम सीधा यहाँ पे मेंशन कर सकते हो वाटर में, तो ये वाई कंटेनर में से यहाँ पे क्या जाएगा फिर, मिल्क। और फिर अब इस कंटेनर में तुम वापस जेड में से जो वाटर था सीधा यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, इसको वाटर कह रहा हूँ मैं। जो टी वाला वगैरह ऐसे कुछ होगा तो तुम तुम्हारे साइड देखो, पता नहीं वो कैपेचिनो वगैरह ऐसा कुछ तुम्हारे साइड से है तो, ये कैपेचिनो वाटर नहीं है सर, वहां पे कैपेचिनो है, पता नहीं। हाँ, तो अभी हो गया ना, देखो एक्स में हमारे पास अभी वाटर चाहिए था, और वाई में हमें मिल्क चाहिए था, जो हमने रिप्लेस करना था हमने रिप्लेस कर दिया, साफ करना था साफ कर दिया, तो दैट्स इट। क्या किया पहले, जेड में हमने वाई में जो कंटेनर में था वो हमने जेड में डाल दिया, और उसके बाद वाई अभी हमारे पास है अवेलेबल, तो हमने एक्स में से जो भी था वो वाई में मेंशन कर दिया, और फिर जेड में से जो भी था वो वापस एक्स में मेंशन कर दिया, मतलब जेड में हमने पहले वाई वाई की वैल्यू जेड में। गेटिंग? फिर अब वापस अपने कनेक्ट करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट से, यहाँ पे 10 and 20 वैल्यू है ऐसे समझ लेना, जेड वाई, वाई की वैल्यू जेड में, देखो वाई की वैल्यू जेड में, और वाई में मेंशन कर रहे हैं दूसरी वैल्यू कौन सी है, एक्स की, और फिर एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू दे रहे हैं हम, वापस जेड की, तो ये बन गया हमारा लॉजिक फॉर इट, दैट्स इट। रेफरेंस काउंट वाला तुम देखोगे तुम्हारे साइड से, ठीक है, क्योंकि ये वो मैं करके नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम लोग को हिंट दिए ना ऑलरेडी करके। ठीक है, तो तुम रेफरेंस काउंट वगैरह ढूंढ के निकाल सकते हो, गार्बेज कलेक्टर वाला कर सकते हो। कंसेप्चुअली क्या करना है, प्रोग्राम तो करके दे रहा हूँ, ड्राई रन करना तुम्हारे काम है, नहीं हुआ तो फिर मुझे पूछो, देन इट इज ओके। करने से पहले पूछोगे तो ये थोड़ा सा ऑड लगेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? इरेज कर दो इसको, समझ में आया? हम्म, देखो जेड इज इक्वल्स टू वाई, वाई इज इक्वल्स टू एक्स, एंड एक्स इज इक्वल्स टू जेड, ये याद रखना बस। ठीक है, नाउ अभी ले लेते प्रोग्रामिंग में। तो प्रोग्रामिंग में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्वैप नंबर का कितना था, 8 था क्या? हाँ, 8 थी, यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। सो स्वैप यूजिंग थर्ड वेरिएबल डॉट था। ओके, तो एक्स की वैल्यू है सपोज 10, एंड वाई की वैल्यू क्या है,
20। तो यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ प्रिंट बिफोर स्वैपिंग, मतलब स्वैपिंग करने से पहले मेरे पास बिफोर स्वैपिंग एक्स कोलन इंटू द कर्ली ब्रेस एक्स लिख रहा हूँ, फिर वाई कोलन इंटू द कर्ली ब्रेस वाई लिख रहा हूँ। सो दिस इज द आउटपुट। देखो एक्स इज 10 एंड वाई इज 20, तो ये आ रहा। नाउ हमने स्वैप किया। अब स्वैप करने के लिए क्या लिखा था हमने, जेड में पहले कंटेनर में डालो, कौन सी भी वैल्यू डाल सकते हो लेकिन डालो। तो जेड में हम पहले कौन सी मेंशन की थी, वाई। एक्स करने चाहते हो एक्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने वाई मेंशन किया था, और फिर वाई में हमने क्या किया, एक्स, और फिर से एक्स में हमने फिर से जेड की वैल्यू डाल दी। एंड नाउ बिफोर की जगह बस आफ्टर, बाकी कुछ चेंज नहीं किया मैंने। हो गई वैल्यू चेंज। ड्राई रन करके दिखाना है या तुम लोग करोगे खुद से ड्राई रन, कर सकते हो पक्का, या मुझे करके दिखाना है? तुम लोग ट्राई करोगे पहले? तुम एक काम करो, तुम ट्राई करो, नहीं हुआ तो मैं हूँ कल, मतलब छुट्टी थोड़ी नहीं देने वाला। तो आज नहीं हुआ तो मैं कल फिर से ट्राई रन करके दिखाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, खुद से ट्राई करना रेफरेंसेस वैल्यूज, और मैंने तुम लोग को गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट बताया है, तो ट्राई करोगे अब इस पे। हाँ, इसका फोटो निकाल के रखो, चलो घर पे जाके ट्राई करोगे इस पे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में मैं अटेंडेंस फॉर्म एंड व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटीज का लिंक दे रहा हूँ, जिन लोगों ने अटेंडेंस फॉर्म फिल नहीं किया। सॉरी, आज आज पहले फर्स्ट टाइम ही भेजा है ना मैंने, तो सभी के सभी स्टूडेंट्स अटेंडेंस फॉर्म फिल करोगे। रोहित रुक जा, रुक जा रोहित रुक जा, बताऊंगा मैं वो आगे वाला पार्ट है। अभी हमने क्या बताया, यूजिंग थर्ड वेरिएबल बताया ना। तुम्हारे सिनेरियो में यूजिंग थर्ड वेरिएबल है क्या? नहीं है। तो वो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल जब आएगा तब बताऊंगा मैं। गेटिंग, होता है या नहीं होता है? पेशेंस, बी पेशेंट। ओके, डन, हो गया। हाँ, नाउ हमारे पास देखो आगे वाला एक और प्रोग्राम है। जगह है, अच्छा इधर है क्या? हाँ, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करना है तो वापस से आता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, कनेक्ट कर लेते हैं। मैं जानबूझ के तीनों के तीनों, मतलब ये दो जो आंसर है ना एक साथ करके दिखाऊंगा, तो क्लियरिफाई हो जाएगा। वापस से वो कंटेनर लेते हैं, लेकिन दिस टाइम मैं तुम लोगों को मतलब ड्राई रन जैसा ही बताऊंगा, लेकिन दिस टाइम में तुम लोगों को वाटर वगैरह ऐसा कुछ बता नहीं रहा। सीधा इसमें होंगे वैल्यूज। तो एक्स के पास वैल्यू है एंड वाई के पास भी एक वैल्यू है ना। अब हमें थर्ड वेरिएबल हमारे पास नहीं है। ओके, और विदाउट थर्ड वेरिएबल हमें ये कैलकुलेशन करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने अगर गलती से x इज इक्वल टू मेरे पास क्या है अभी 10 है, ओके, और y इज इक्वल टू मेरे पास 20, और मैंने अगर x इज इक्वल टू y कर दिया और फिर y इज इक्वल टू x, ऐसा मैंने अगर लिखा ना, ऐसे अगर लिखा तो देखो y की वैल्यू क्या है 20, तो 20 वैल्यू x को असाइन हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 20 चला जाएगा। गेटिंग, और फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, एक्स के पास क्या वैल्यू है 20, वाई में फिर से वापस कौन सी वैल्यू जाएगी, कौन सी वैल्यू लॉस हुई? इसकी वजह से ऐसे नहीं कर सकते। गेटिंग, क्यों? वैल्यू लॉस हो जाती है इसकी वजह से, गार्बेज कलेक्टर इज देयर ना, गार्बेज कलेक्टर सीधा उड़ा देगा उसको। गेटिंग, क्लियर है? ये वाला फिर हम ट्राई नहीं कर सकते, जैसे हमने दो कंटेनर लेके अगर किया तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर, तो कुछ तो भी ऑपरेशन परफॉर्म करके मेंशन करना पड़ेगा। वाटर एंड मिल्क अगर हम देखेंगे तो उसको एक साथ नहीं रख सकते, या अगर टी और मिल्क के बारे में अगर कह रहे हैं उसको एक साथ नहीं रख सकते एक ही कंटेनर में। वैल्यूज को रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर और मिल्क के लिए एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन वैल्यूज के एडिशन परफॉर्म करके रख सकते हैं। मैंने अगर इन दोनों के एडिशन अगर परफॉर्म की, ओके, तो मैंने अगर इनके एडिशन परफॉर्म की, जैसे कि मैंने एक्स प्लस वाई किया, तो एक्स की वैल्यू क्या है 10, वाई की वैल्यू 20, मतलब क्या है
30. So can we say that it is a 10 plus 20? राइट? तो मैं अगर ऐसे एडिशन परफॉर्म करूं, मतलब x प्लस y, और ये मैं कहीं y में स्टोर करूं वापस तो चल जाएगा, या मैं x में स्टोर करूं वापस तो हो जाएगा। देखो 10 प्लस 20 विल बी 30, मतलब प्रीवियस वैल्यू लॉस, क्योंकि ये ऐसा नहीं किया ना, तो 30 हमारे पास अवेलेबल होगा। 30 मतलब क्या है, 10 प्लस 20 है, मतलब 10 भी है मेरे पास और 20 भी है मेरे पास। एंड नाउ अब यहाँ पे y में, ये x में हमने क्या किया है वापस, मतलब दोनों वैल्यूज मैंने स्टोर करके रख दिया एक जगह पे। रही बात अब y में कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, 10 ना। y में वैल्यू कौन सी है, 20, यानी कौन सी चाहिए, 10, क्योंकि हमें स्वैप करना है। तो y में कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, 10। तो मेरे पास यहाँ पे 30 है, 30 में से मैं 20 रिमूव कर दूंगा तो कितना आएगा, 10 बचेगा। 30 में से 20 रिमूव करूंगा तो 10 बचेगा। तो क्या 20 में हमारे पास अवेलेबल है क्या, हाँ। तो मैं अगर x में जो 30 वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो 20 वैल्यू जो y की है, तो मेरे पास कितना आंसर बनेगा, 10। कहाँ पे जाना चाहिए, y में, तो यहाँ पे ये y में इस तरीके से 10 जाएगा। एंड नाउ अब यहाँ पे 10 गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू है, अभी भी 30 है। यहाँ x में मेरे पास 10 एंड 20, 10 को जिस जगह पे जाना चाहे तो वो तो मैंने चेंज कर दिया। रही बात अभी इस 20 की, तो ये 20 कहाँ पे आना चाहिए था, x के लिए। मतलब इसमें से मैं अगर 10 रिमूव कर दूं तो मुझे 20 वैल्यू रह जाएगी। तो 10 वैल्यू कहाँ पर है, वापस से y में ही है। तो x में क्या है, 30, तो 30 माइनस ये 10 वैल्यू किसकी है, y की, तो 30 माइनस 10 विल बी 20। तो ये 20 कहाँ पर आएगा, x में। तो कैन वी से दैट, यहाँ पे x में हमने मेंशन किया है तो हमारा आंसर आ गया, तो बन गया है हमारा विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। चेंज हुआ ना, x की वैल्यू क्या है 20, y की वैल्यू क्या है 10। कैसे कैलकुलेशन किया, पहले हमने एक जगह पे स्टोर करके रख दिया, इसको पूरा स्टोर करके हमने एक जगह पे रख दिया ना। उसमें से बस हमें जो वैल्यूज नहीं चाहिए वो हम रिमूव कर रहे हैं, बाकी बची हुई वैल्यू ले रहे हैं और उसको हम राइट करेक्ट वेरिएबल में मेंशन कर रहे हैं। तो करेक्ट वेरिएबल में इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। लिख कर देखें, ट्राई करके देखें। इसके लिए फोटो निकालना है क्या, निकाल लो फोटो अगर निकालना होगा तो। हाँ, बाद में वो कहीं पे नोट डाउन करके अगर रख रहे हो, घर पे जाके नोट्स बनाते होगे ना, तो नोट डाउन करके रख रहे होगे तो फोटो डिलीट भी कर देना। तुम लोगों का काम खत्म हो गया तो फोटो डिलीट कर देना, अदरवाइज। कितना जीबी का मोबाइल है तुम लोगों का, रोम, रोम नहीं कहते बेसिकली उसको। हाँ, कितने, 500 GB का, 250 होगा ना। हाँ, भर जाएगा। ओके, तो ये सीधा सेम एज इट इज है ये, बस विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल है। तो स्वैप 1.py ऐसे लिखता हूँ मैं, ठीक है, स्वैप 1.py। तो ये बन गया है हमारा, एक किधर गया रे, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे हमें चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस किए थे हमने, पहले एडिशन की थी, x प्लस वाई की एडिशन की, और उसको हमने वापस x में ही असाइन किया, या स्टोर स्टोर नहीं किए, असाइन किया गए थे, ठीक है। उसके बाद x में अभी क्या वैल्यू है, 10 एंड 20 दोनों वैल्यूज है, जिसमें से मैं अगर 20 रिमूव कर दूंगा तो 10 बन जाएगा। 10 कहाँ पर जाना चाहिए था, y में, इसकी वजह से y इज इक्वल्स टू x माइनस, और 20 किसके पास अवेलेबल है, y के पास। और फिर इसमें से अगर, मतलब कि हमारे x के पास क्या वैल्यू है, 10 एंड 20 दोनों है, जिसमें से मैं अगर 10 रिमूव कर दूंगा तो 20 बन जाएगा, 20 रिमूव कर दूंगा तो 10 बन जाएगा। तो 10 वैल्यू y को जानी चाहिए थी, तो ये y को गई। क्या किया हमने, 20 माइनस किया जो y को था, ओके। और वापस वही कर रहे हैं, हमने क्या कैलकुलेशन किया था अभी, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो तुम अगर x प्लस वाई एक बार कर रहे हो तो x माइनस वाई तुम्हें 2 बार करना पड़ता है, बस इतना है। हाँ, बट ये गलत मत लिखा, और बस इतना ही कर रहे हैं जैसे हमने बताया था, ट्राई करके देखा था। देखो आएगा आंसर, गेटिंग क्लियर है अभी सबको, एनी डाउट ऑन दिस। हाँ, तो ये एक टेक्निक होती है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। एंड नाउ बट वी आर यूजिंग द पाइथन। पाइथन के पास बहुत ज्यादा फंक्शनलिटीज है,
तुम्हें ऐसा करके बैठने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे लिखो एक्स और वाई के पास कौन सी वैल्यू जानी चाहिए। तो एक्स के पास एक्स इज द फर्स्ट, मतलब पहले मेंशन किया है मैंने, और सेकंड टाइम मैंने क्या मेंशन किया, वाई। तो एक्स के पास कौन सी वैल्यू जानी चाहिए थी, वाई की। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे, एलएचएस में फर्स्ट पोजीशन पे है, तो आरएचएस में फर्स्ट पोजीशन पे वो वैल्यू दे दो जो वैल्यू असाइन होने वाली है। और फिर यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे वाई है जिसके अंदर एक्स की वैल्यू जानी चाहिए, तो ए से लिखो, दैट्स इट। और इसे कहते हैं मल्टी आइटम असाइनमेंट। इस तरीके से तुम मल्टीपल आइटम्स के असाइनमेंट एक साथ कर सकते हो। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चेक करके देखें तो क्या आंसर आ रहा है क्या, आ गया आंसर? हाँ, एंड जीरो ही नाउ मिल गया। तो चलता है क्या फिर हमारे पास, चलता है ना? हाँ, पेशेंस रखो, बस बहुत कुछ मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। डन? एनी डाउट? ये भी नोट डाउन करो, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। 1:30 बजे तक ही है ना सेशन? सो ऑनलाइन स्टूडेंट, चैट बॉक्स में फिर से मैं अटेंडेंस फॉर्म एंड व्हाट्सएप कम्युनिटीज के लिंक, और जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया प्लीज कनेक्ट ऑन दैट नंबर्स। ठीक है, अटेंडेंस ले लेते हैं फिर। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मैं, स्टॉप कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ और अटेंडेंस ले लेते हैं।